स्वागत है दोस्तों फैंटेसी नाइट पर, जहां कल्पना और शौर्य का मिलन होता है। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। से प्राप्त 200 पाउंड की ताकत के बराबर कैसे हो सकती है? नाइट मार्शल को दर्द इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ताकत तो बस एक वजह थी। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह थी कि एबिल का शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत था। तुम्हारी ताकत और साम्राज्य के विशालकाय जानवरों के बराबर है। नाइट मार्शल ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे फिर से लड़ाकू कैसे मारो, नाइट मार्शल ने कहा। उसने दीवार के कोने से एक ढाल निकाली और हाबिल के सामने आ खड़ा हुआ। पीली सुनहरी लड़ाकू कई फूट पड़ी। हाबिल की मुट्ठी ढाल के बीच में लगी और ढाल से एक धीमी सी आवाज आई। नाइट मार्शल इस बार बस थोड़ा सा हिला। हालांकि नाइट मार्शल को पता था कि यह पिछले वाले से अलग था। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। पहली बार तो वह खाली हाथ था। कौन सा शूरवीर खाली हाथ लड़ेगा? केवल हथियार से लेस शूरवीर ही असली शूरवीर था। दूसरी बार उसके हाथ में एक ढाल थी। उसने रोकने के लिए शूरवीर की मानक ढाल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका शरीर अभी भी थोड़ा कांप रहा था। 700 पाउंड, नाइट मार्शल ने हाँ में जवाब दिया। फिर उसने कहा 3 गुना बढ़ोतरी। नाइट मार्शल ने एल को ईर्ष्या से देखा और कहा ताकत और लड़ाकू की हुई। अगर आपके पास अच्छा कवच है तो मुझे नहीं पता कि आपको क्या रोक सकता है। सचमुच एवेल का दिल खुशी से भर गया। आखिरकार उसे इस दुनिया में सुरक्षा का एहसास हो रहा था। बहुत जल्दी खुश मत हो जाओ। नाइट मार्शल ने एबेल के हावभाव को देखा और कहा, तुम अपनी तुलना एक सामान्य व्यक्ति से कर रहे हो। अगर तुम्हारा सामना किसी जादूगर से हो तो तुम्हें यह उम्मीद करनी होगी कि वह जादूगर ऐसा जादूगर हो जिसकी मैना समाप्त हो चुकी हो। मैं जादूगर बनूंगा। एविल ने नाइट मार्शल की ओर देखा और बहुत आत्मविश्वास से कहा। एल नाइट मार्शल को परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि वह फर्श पर पड़े दस्तावेजों को साफ कर रहा था। नाइट मार्शल किताबों के ढेर को देख रहा था जिन्हें वह खुद ही छांटने के लिए इंतजार कर रहा था। जब एबेल अपने कमरे में लौटा तो दरवाजे में दाखिल होते ही ब्लैकविन ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। ब्लैकविन की नन्ही आत्मा उसके लिए तड़प उठी। एवेल ने ब्लैकविन के नन्हे शरीर को बोर्ड में उठा लिया और ब्लैकविन किसी पिल्ले की तरह अपनी जीभ से एबेल को चाटने लगी। एवल ने सोचा कि वह तो अभी एक नौसिखिया शूरवीर है, इसलिए वह माउंट एनहेंसमेंट मंत्र का इस्तेमाल तब कर सकता है जब माउंट वुल्फ अभी छोटा ही है। बेहतर होगा कि जब वह अभी बढ़ रहा हो तब उस पर मंत्र का इस्तेमाल किया जाए। इससे वह और भी ताकतवर हो जाएगा। एवल ने छोटे से भेड़िए ब्लैकविन को पकड़ लिया और ब्लैकविन ने चंचलता से उसका शरीर हिलाया। अगले ही पल ब्लैकविन के शरीर का रंग उसके मन में उभर आया। उसने अपनी हल्की सुनहरी लड़ाकू क्यूरी से ब्लैकविन के शरीर की मालिश की और ब्लैकविन की आंखें आराम से बंद हो गई। लड़ाकू की हुई बहुत विशिष्ट थी। ये संचारक और विनाशकारी थी, इसलिए यह अन्य प्राणियों को मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। माउंट एनहेंसमेंट मंत्र का उपयोग ओक्स द्वारा पशु देवता से संवाद करने के लिए किया जाता था। ये लड़ाकू क्यूई के संचारक और विनाशकारी गुणों को हटा देता था और माउंट को उपयोगकर्ता के शरीर की तरह मजबूत बनाता था। इस प्रकार का सुदृढ़ीकरण प्रभाव तत्काल नहीं होता था, लेकिन ये लंबे समय में माउंट को बहुत बदल देता था। 15 मिनट के माउंट एनहेंसमेंट मंत्र के बाद एबेल को लगा कि ब्लैकविंड और उसके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया है। उसने गहरी नींद में सो रही ब्लैकविंड को उठाया और धीरे से उसके छोटे से बिस्तर पर लेटा दिया। खाने का समय हो गया था। जब एबेल डाइनिंग रूम में आया तो नाइट मार्शल ने उसे देखा और हाथ हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। मैं तुम्हें बताना भूल गया, एडमम की बुटीक शॉप से एक संदेश आया है। तुम्हारे हथियार बिक चुके हैं और जब तुम्हारे पास समय हो तुम अपने सोने के सिक्के ले आना। ठीक है अंकल मार्शल। नाइट मार्शल हंसे और बोले, और हाँ, मेयर विस्काउंट बिकन्स ने हमें मेयर के महल में आमंत्रित किया है। पिछली बार हमें जो जानकारी मिली थी वह बहुत उपयोगी थी। मुझे लगता है कि वह सैन्य कारनामों को कैसे बांटा जाए इस बारे में बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि सैन्य कारनामे मुझे उपाधि दिलाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। एबेल ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति के सैन्य कारनामों का झूठा दावा किया जाए तो यह एक बड़ा अपराध होगा। सभी कुलीन वर्ग इसे तुच्छ समझेगा और देश भी उसे दंडित करेगा। इसलिए हाबिल द्वारा नक्शे की खोज और नाइट मार्शल के साथ मैथ्यू के महल को बचाने की घटनाओं को अलग अलग रखा गया। हालांकि नक्शे की जानकारी से उत्पन्न सैन्य कारनामों पर बातचीत की जा सकती थी। यही वजह थी कि एबेल की पहचान अलग थी। मेयर विस्काउंट डिकेंस एक युवा लोहार गुरु को नाराज नहीं करना चाहते थे। अगर कोई और होता तो विस्काउंट डिकेंस उनसे इस बारे में बात ही नहीं करते। वे सीधे सैन्य कारनामों के वितरण की योजना बना लेते। नाइट मार्शल ने विस्काउंट डिकेंस के विचारों का अंदाजा लगा लिया था। उन्हें बस इस तरह की सद्भावना स्वीकार करनी थी। इसलिए उन्होंने कहा, चिंता मत करो, डिस्काउंट विकेंस एक ईमानदार मेल है। आप ढेर सारे सैन्य कारनामों के हकदार हैं। तो चलो कल चलते हैं। हम एडमंड्स बुटीक शॉप जाकर सोने के सिक्के वापस ले सकते हैं। जब एवल ने एडमंड्स बुटीक शॉप के बारे में बात
की तो उसे आधिकारिक नाइट के प्रशिक्षण के लिए सहायक औषधियों का ख्याल आया। जब वह प्रशिक्षु नाइट था तो सहायक औषधियों की वजह से उसका बहुत समय बच जाता था। इस बार वह जाकर देख सकता था कि आधिकारिक नाइट के लिए कोई सहायक औषधियां हैं या नहीं। हाबिल को रात का खाना बहुत पसंद आया। उस जाने पहचाने महल में लौटकर उसे भूख लगी। नाइट मार्शल अब घर का मेन्यू बदलने के बारे में सोच रहा था। पहले हाबिल की देखभाल के लिए उसने प्रशिक्षु नाइट की ज़रूरतों के लिए ढेर सारा मांस खरीदा था। अब चूंकि हाबिल एक जूनियर नाइट था, इसलिए इन साधारण मांसों का असर बहुत कम था। उसे इसे जानवरों के मांस से बदलना पड़ा। चूंकि महल की आमदनी हाल ही में अच्छी थी, चाहे वह लोहार की दुकान हो या शहर की हथियार की दुकान, महल में अच्छी खासी आमदनी लेकर आई थी। इसलिए महल के लिए 2 शूरवीरों का भरण पोषण करना कोई समस्या नहीं थी। सबसे महंगी चीज़ हथियार थे, क्योंकि हाबिल खुद एक कुशल लोहार था। वह कोई भी हथियार बना सकता था, बस थोड़ी मेहनत करके वह उसे खुद बना सकता था। कवच के मामले में जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हामिल सिर्फ 13 साल का था और उसका शरीर अभी आकार नहीं ले पाया था। अगर वह अभी कवच बनाता तो उसे कुछ महीनों में उसे बदलना पड़ता। हाबिल के शरीर के आकार लेने के बाद कवच बनाना ज़्यादा किफ़ायती होता। अभी युद्ध नहीं चल रहा था, इसलिए कवच का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था। मार्शल के शूरवीर ने मन ही मन सोचा। वह अपने हथियार के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। उसे खुद पर गर्व हुआ। अब जब महल की आय बढ़ गई थी और उसे अपने हथियार बनाने के लिए सोने के सिक्के खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अगर कोई शूरवीर 2 जादुई हथियार बना सकता तो वह समय मिलने पर हाबिल से एक जादुई कवच बनवाएगा। जहाँ तक उस चमकते लाल सूर्य कवच की बात है, तो वह उसे बाकून शहर के उस बूढ़े आदमी के लिए छोड़ देगा। यदि वह उन विक्स एबेल को नाइट की उपाधि या यहाँ तक कि एक चित्र भी दे सके तो उसकी फैमिली हेरी शाखा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचता, मार्शल नाइट उतना ही ज़्यादा गर्वित होता जाता। वह खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया, जिससे बगल में खाना खा रहा एवल थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि मार्शल नाइट आज बहुत ज़्यादा उत्तेजित लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने स्टडी रूम में उसे ज़्यादा जोर से मारा हो। दिन का समापन मार्शल नाइट और एवल द्वारा अपने अपने छोटे छोटे विचारों पर विचार करने के साथ हुआ। जब वे अपने कमरे में लौटे तो युद्ध के घोड़े पर लगा काला कवच पहले ही उनके कमरे में भेज दिया गया था। एल ने कुछ समय तक नाइट की सांस लेने की तकनीक का अभ्यास किया, लेकिन हर अभ्यास से उसे जो की हुई मिली वह बहुत कम थी। असल में आधिकारिक नाइट बनने के बाद सभी नाइट्स को इस स्थिति का सामना करना पड़ता था। शुरुआती नाइट से लेकर आगे तक उन्हें स्तर बढ़ाने में वर्षों लग जाते थे। हालांकि बहुत से छोटे छोटे कण मिलकर एक निकल बनाते हैं और रेत के कई कण मिलकर एक मीनार बनाते हैं। ये दैनिक अभ्यास अंततः उनके अगले स्तर की आधारशिला बन जाते थे। अगली सुबह मौसम थोड़ा गर्म था, इसलिए मार्शल नाइट और एल गाड़ी लेकर बहुत जल्दी निकल पड़े। जब वे हास्ट सिटी में हैरी के महल के आंगन में पहुंचे तो सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ था। आंगन में थोड़ी देर आराम करने के बाद मार्शल के शूरवीर ने इस निमंत्रण को बहुत गंभीरता से लिया। उसने पहले ही स्टीवर्ड रबिन को नहाने की तैयारी करने को कह दिया था। आंगन में नहाने के बाद दोनों ने अपने औपचारिक वस्त्र पहने। उसके बाद वे गाड़ी में सवार होकर नगर महल की ओर चल पड़े। चिलचिलाती धूप में गाड़ी हावस सिटी की मुख्य सड़क से गुजर रही थी। सड़क पत्थरों से पकी और बिल्कुल संत थी, लेकिन तेज धूप ने उसे टांका लगाने वाले लोहे के टुकड़े में बदल दिया था। नाइट मार्शल और एबेल गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने आलीशान सूट पहने हुए थे, लेकिन उन्हें पसीने से लथपथ होने में देर नहीं लगी। इस पल एबेल को अपनी पिछली जिंदगी की कार की याद आ रही थी। हालांकि वह बहुत अच्छी नहीं थी, पर ठंड में गर्म रहती थी और गर्मी में एयर कंडीशनिंग से लैस थी। एबेल की शिकायत के साथ गाड़ी धीरे धीरे नगर महल के पास पहुंची। जब गाड़ी धीरे धीरे रुकी तो कोचवान ने ऊंची आवाज में कहा, सर नाइट मास्टर एबेल, हम हावेस्ट सिटी के नगर महल में पहुंच गए हैं। कोचवान की बात सुनकर नाइट मार्शल ने अपना सूट ठीक किया और गाड़ी में रखी अलमारी से एक तौलिया निकाला। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और एबेल को दूसरा तौलिया देते हुए कहा, आज बहुत जरूरी दिन है, अपने माथे का पसीना पोंछ लो, बदतमीजी मत करो। जब नाइट मार्शल और एबेल गाड़ी से उतरे तो एबेल ने सिटी पैलेस की विशाल दीवारें देखी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तब रात थी। दिन में सिटी पैलेस और भी बड़ा और भव्य लग रहा था। नाइट मार्शल और एबेल को गाड़ी से उतरते देख नगर महल का प्रबंधक, जो काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था, जल्दी से आगे बढ़ा और उन दोनों को प्रणाम किया। माननीय नाइट मार्शल और माननीय मास्टर एबेल को मेरा प्रणाम। मैं आप दोनों के आगमन का स्वागत करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्योंकि एबेल नाइट मार्शल का दत्तक पुत्र था, इसलिए नाइट मार्शल को ही उसका स्वागत करना चाहिए था। नाइट ने प्रबंधक को हल्के से झुककर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे दत्तक पुत्र एबेल और मुझे माननीय नगर स्वामी से मिलने के लिए आमंत्रित किया जाना हमारे लिए सम्मान की बात है। एबेल ने नाइट मार्शल का अनुसरण किया और प्रबंधक के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए थोड़ा झुका।
बटलर के मार्गदर्शन में वे विशाल प्रांगण से गुजरे। हालांकि प्रांगण के बीचों बीच स्थित फव्वारा राज जितना चमकीला नहीं था, फिर भी धूप में लोगों को थोड़ी ठंडक का एहसास हो रहा था। हॉल में प्रवेश करने के बाद हामिल को सचमुच ठंडक की लहरों का एहसास हुआ। विशाल पत्थर के हॉल ने बाहर की गर्मी को पूरी तरह से रोक दिया था। एक लंबे गलियारे से गुजरने के बाद वे एक दरवाजे पर पहुंचे जिस पर फसल की देवी की तस्वीर बनी थी। प्रबंधक ने चुपचाप खड़े होकर नाइट मार्शल और एवल से धीमी आवाज में कहा, यह स्वागत कक्ष है, नगर स्वामी आपका इंतजार कर रहे हैं। जब एबेल ने नगर के स्वामी विस्काउंट डिकेंस को फिर से देखा तो उसे पिछली बार से भी ज्यादा गहरा एहसास हुआ। विस्काउंट डिकेंस के शरीर की शक्ति ज्वालामुखी जैसी थी। हालांकि वह फटा नहीं, फिर भी उसके सामने खड़े होने मात्र से ही एबेल को भारी दबाव महसूस हुआ। मास्टर एबेल, क्या आप आगे बढ़ गए हैं? व्याउन डिकेंस को पता था कि उसके शरीर में मौजूद लड़ाकू ऊर्जा शूरवीरों के लिए कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन उसके सामने खड़ा युवा लोहार मास्टर उसकी लड़ाकू ऊर्जा से दबा हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित था। विस्काउंट डिकेंस की लड़ाकू सिर्फ आधिकारिक शूरवीरों के लिए थी, उन नियमित शूरवीरों पर इस तरह का दबाव नहीं पड़ता था। एबेल के प्रदर्शन से पता चलता था कि वह एक आधिकारिक शूरवीर बन गया था। हाँ, माननीय नगर स्वामी, हाबिल ने थोड़ा झुककर ऐसे ढंग से प्रणाम किया जो न तो दासतापूर्ण था और न ही रोबदा, और उत्तर देते समय उसके एक हाथ ने हवा में फूलों जैसा इशारा किया। विस्काउंट डिकेंस मन ही मन खुश थे कि उन्होंने सह्य कारनामों के मामले में एबेल के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। ऐसी प्रतिभा तो मानव जगत में भी दुर्लभ थी, डची ऑफ कामेल में तो बिल्कुल नहीं। एबेल के लोहार होने के कारण ही विस्काउंट ने उनसे दोस्ती की थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि एबेल न केवल लोहारी में बल्कि एक शूरवीर बनने में भी माहिर थे। विस्काउंट डिकेंस ने एक शूरवीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह एक सलोन शूरवीर है। इसने उसकी घेराबंदी पूरी करने के लिए सेना का नेतृत्व किया था। सेलोयन नाइट ने नाइट मार्शल और एल को सलामी दी। यह अवसर उन्हें ही मिला था और सलोन नाइट हमेशा से उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता था। ये सलामी सेलोयन नाइट की ओर से कृतज्ञता की एक सच्ची अभिव्यक्ति थी। नाइट मार्शल और एबेल ने भी सेना के वरिष्ठ नाइट की सद्भावनापूर्ण व्यवहार का तुरंत जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच माहौल बहुत दोस्ताना था। बहुत ही शानदार सैन्य कारनामे, 169 आधिकारिक और घुड़सवार, जिनमें से 2 वरिष्ठ और घुड़सवार है, और उन्होंने एक आकाश गौरैया को घायल कर दिया। विस्काउंट डिकेंस ने मुस्कुराते हुए कहा, तो उस आसमानी गौरैया को सेना ने घायल कर दिया। हाबेल को बाएयू की चोट का कारण पहले से ही पता था। सौभाग्य से उसने बाएयू को उजागर नहीं किया। विस्काउंट डिकेंस ने एबेल की ओर मुड़कर कहा, मास्टर एबेल, आपने कल जो 2 लाशें भेजी थी उनकी पहचान सलोन नाई ने कर ली है। उनमें से एक घेरे से बच निकली है। इसका दर्जा कुलीन है और 2 वरिष्ठ और घुड़सवारों द्वारा संरक्षित है। मैंने इस सैन्य कारनामे को बाकन शहर के सैन्य विभाग को भी भेज दिया है। सैन्य विभाग ने आपका इनाम बढ़ा दिया है। हास्ट सिटी जैसे बड़े शहर में ब्लैकस्मिथ गिल की तरह अपना सूचना प्रसारण मंडल होता था। सैन्य कारनामों की सूचना मिलने के बाद वे नियमों के अनुसार पुरस्कार देते थे। विस्काउंट डिकेंस जैसे बड़े शहर के लिए प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। इनाम में बढ़ोतरी की बात सुनकर हाबिल खुशी से फूला नहीं समाया। शुक्र है उसे दोनों लाशें फेंकने में कोई परेशानी नहीं हुई। बेशक इन दोनों लाशों की भी इसमें भूमिका थी। नाइट मार्शल मैथ्यू के महल को बचाने और हेरी के महल की रक्षा करते हुए कई और घुड़सवारों को मारने के आपके वीरतापूर्ण कार्य के कारण डची ऑफ कामेल के सैन्य विभाग ने आपको लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया है। विस्काउंट डिकेंस ने गंभीर भाव से घोषणा की। सब कुछ डची के लिए है, नाइट मार्शल ने गंभीर भाव से कहा और आधा घुटने टेक दिए। सेलोयन नाइट, आपकी कुशल कमान और उसकी घेराबंदी में 159 और घुड़सवारों को मार गिराने के कारण डची के सैन्य विभाग ने आपको 100 वर्ग मील जमीन दी है। आपका अपना राज्य चिन्ह होगा। विस्काउंट डिकेंस ने घोषणा जारी रखी। सेलोयन नाइट जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठा था और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। एक रईस और एक रस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब से सेलोयन नाइट आधिकारिक तौर पर उच्च कुलीन वर्ग में कदम रख चुका था और एक सच्चा रईस बन गया था। अंत में विस्काउट डिकेंस ने एबेल की ओर देखा और मुस्कुराए। मास्टर एबेल, आपने उसकी घेराबंदी के लिए सटीक जानकारी दी है, मैथ्यू के महल को बचाया है और कई और घुड़सवारों को मार गिराया है। आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण कामेल के रची के सैन्य विभाग ने आपको मैथ्यू के महल का पूर्व क्षेत्र प्रदान किया है और आपको लॉर्ड की उपाधि से सम्मानित किया है। एवल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह इनाम थोड़ा ज्यादा था, लेकिन विस्काउंट डिकेंस के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसे समझ आ गया कि विस्काउंट डिकेंस ने बहुत कुछ किया है। शायद सैन्य विभाग और राजा अपने मालिक को नाराज नहीं करना चाहते थे। एवल ने नाइट मार्शल की नकल की और आधे घुटनों के बल बैठ गया। डची के लिए सब कुछ। सेलोयन नाइट ने एबेल को ईर्ष्या से देखा। सेना ने मास्टर एबेल को सर्वोच्च मानक के अनुसार पुरस्कृत किया। आमतौर पर केवल शाही परिवार के सदस्य ही इस प्रकार के पुरस्कार का आनंद ले सकते थे।
गैरशाही सदस्यों के लिए इस प्रकार के पुरस्कार का आनंद लेना बहुत दुर्लभ था। विस्काउंट डिकिंस मुस्कुराए और एबिल को उठाने में मदद की। क्या मैं तुम्हें मास्टर एबिल कहूँ या लॉर्ड एबिल? ये कहकर वो हंसे बिना नहीं रह सके। दरअसल हाबिल जैसे कुशल लोहार के लिए एक कुशल लोहार का दर्जा एक सरदार से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। हालांकि हाबिल अभी बहुत छोटा था और उसने अभी तक महाद्वीप की यात्रा नहीं की थी। एक कुशल लोहार के रूप में उसकी प्रतिष्ठा लोहारों के संग से मिले एक पदक के समान ही थी। जब हाबिल की कई कृतियां महाद्वीप पर दिखाई दी तभी यह प्रतिष्ठा स्थिर हुई और हाबिल का असली नाम बन पाए। मुझे बस हाबिल कहो, गुरु और प्रभु तो बस उपाधियां हैं। हाबिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, केवल मास्टर एविल जैसा व्यक्ति जिसे धन दौलत और रुतबे की परवाह नहीं इस तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है। विस्काउंट डिकेंस ने आ भरते हुए कहा। बगल में बैठा सलोन नाई भी सहमत हो गया। विस्काउंट विकेंस ने फिर कहा, 2 महीने बाद भगवान के जन्मदिन पर तुम तीनों को पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए बाग शहर जाना है। देर मत करना। आमतौर पर किसी उपाधि और जमीन के पुरस्कार के बाद उसे पाने वाला व्यक्ति पहले से ही उसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। हालांकि आधिकारिक मान्यता पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए आपको डची की राजधानी बाको शहर जाना पड़ता था। राजा से पुरस्कार प्राप्त करना होता था। राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी होती थी और डची के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होती थी। एवल ने एक गाड़ी रोकी और ड्राइवर से कहा, कृपया मुझे एडमम की बुटीक की दुकान पर ले चलो। ड्राइवर इस युवा और विनम्र रईस का बहुत सम्मान करता था। उसने इस युवा रईस को शहर के महल से बाहर आते देखा था और वह जानता था कि जो लोग वहां से अंदर बाहर जा सकते हैं वे रईस लोग ही है। इसलिए उसने सावधानी से एक पायदान निकाला और हाबिल को उस पर पैर रखकर गाड़ी पर चढ़ने दिया। यद्यपि एबेल हक की छलांग लगाकर आगे बढ़ सकता था, फिर भी उसने ड्राइवर की दयालुता स्वीकार कर ली। एबेल ने यह भी पाया कि वह धीरे धीरे इस दुनिया में घुल मिल रहा था और अपनी महान पहचान का आदी हो रहा था। गाड़ी बहुत आराम से चल रही थी। गाड़ी से उतरकर एबेल ने 2 चांदी के सिक्के फेंके और ड्राइवर को इशारा किया कि वह उसे उसकी सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए टिप के तौर पर ले ले। क्योंकि एबेल ने पिछली बार एडवांस बुटीक शॉप में अपना कोट ऑफ आर्म्स दिखाया था, इसलिए एडवांस बुटीक शॉप में सभी को ये युवा कुलन और उस्ताद लोहार याद आ गया। इसलिए जब वह गाड़ी से उतरा तो वहां पहले से ही एक वेटर मौजूद था जो उसे वीआईपी एरिया तक ले जाने के लिए आगे आया और उसे एक अच्छी कॉफ़ी परोसी। आदरणीय मास्टर एबेल, आदरणीय लॉर्ड एबेल, एडमम की बुटीक शॉप में आपका स्वागत है। खूबसूरत योवेट मुस्कुराते हुए वीआईपी क्षेत्र में आए और एबेल को प्रणाम किया। एडवर्ड की बुटीक शॉप को हमेशा खबरें जल्दी मिलती है। मुझे अभी पता चला, लेकिन आपको तो पता ही है। एबेल खड़ा हुआ और मुस्कुराया। आप एडमंड्स बुटीक शॉप के एक विशिष्ट अतिथि है और मुख्यालय आपका बहुत सम्मान करता है, योगेट ने कहा और किनारे खड़े वेटर को इशारा किया। वेटर चांदी की थाली लेकर एबेल के पास गया। चांदी की थाली में पैसों का एक थैला था। योगेट ने पैसों के थैले की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वह सोने के सिक्के हैं जो आपने पिछली बार अपने हथियार की नीलामी के लिए हमें दिए थे। कुल 22,000 सोने के सिक्के थे। मुख्यालय ने आपके लिए प्रोसेसिंग शुल्क माफ कर दिया था। आपका हथियार बाग शहर में बहुत लोकप्रिय था और उस जादुई हथियार की नीलामी की कीमत हाल के वर्षों में सबसे ज़्यादा थी। नौकर से पस लेने के बाद एबेल को एहसास हुआ कि पस थोड़ा छोटा और हल्का था। इसमें 20,000 से ज़्यादा सोने के सिक्के होना नामुमकिन था। हालांकि वह जानता था कि एडमम की बुटीक शॉप को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी उसकी उत्सुकता ने उसे पस खोलने पर मजबूर कर दिया। पस के अंदर एक गहरे सुनहरे रंग का कार्ड था जिस पर अनगिनत सुनहरे डिज़ाइन बने थे। कार्ड के बीच में 22,000 नंबर लिखा था और कोई और चिन्ह नहीं था। उसने इवेट की ओर देखा और पूछा, ये कार्ड क्या है? इवेट मुस्कुराए और समझाया, यह एक जादुई सोने का कार्ड है। केवल वे ही इसे प्राप्त कर सकते हैं जिनकी एक विशेष पहचान हो और जिन्होंने कॉन्टिनेंटल चेंबर ऑफ कॉमर्स अलायंस की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ये कार्ड एडमंड्स बुटीक शॉप द्वारा आपके लिए लागू किया गया है। आप महाद्वीप की सभी बड़ी दुकानों से सोने के सिक्के इस्तेमाल कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। कृपया इस पर अपना खून टिपकाएं और यह कार्ड केवल आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक बैंक कार्ड नहीं था? जैसे जैसे हामिल का रुतबा बढ़ता गया, समाज के साथ उसका संपर्क भी बढ़ता गया। धीरे धीरे उसे कुछ ऐसी बातें समझ में आने लगी जो उसे पहले नहीं पता थी। पता चला कि ऐसा नहीं था कि उसके आसपास कोई जादू नहीं था। बस एबेल की पिछली पहचान लॉर्ड मार्शल और नाइट ऑफ बेनेट की पहचान जादुई सेवाओं के संपर्क के स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। इवल से सुई लेने के बाद एबेल ने अपनी उंगली में थोड़ा बल लगाकर छेद किया और जादुई सोने के कार्ड पर अपना खून टपकाया। जादुई सोने के कार्ड से एक गहरी सुनहरी रोशनी चमकी और मालिक की पहचान हो गई। एल ने जादुई सुनहरा कार्ड रख दिया और इवेट को थोड़ा सा चुकाया। सुशी, इवेट, एडमम्स बुटीक शॉप ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच दोस्ती बनी रहेगी। एवेल का वादा सुनकर इवेट के चेहरे पर मुस्कान और भी साफ दिखाई देने लगी।
एडमंड्स बुटीक शॉप ने इस नए लोहार गुरु के साथ रिश्ता बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। कम से कम इंसानों की दुनिया में सिर्फ एबेल ही जादुई हथियार बना सकता था और बौने गुरु के जादुई हथियार एडमंड्स बुटीक शॉप जो काम की दची में शक्तिशाली मानी जाती थी के लिए उपलब्ध नहीं थे, बल्कि पूरी इंसानी दुनिया में दूसरे या तीसरे दर्जे के ही थे। सुशी इवेट, क्या आपकी दुकान में कोई सहायक औषधि है जिसका उपयोग आधिकारिक नाइट द्वारा किया जा सकता है? एवल ने अपनी स्थिति के बारे में सोचा। जादूगर की परीक्षा देने में अब केवल 2 साल बाकी थे। अब सबसे जरूरी काम अपनी क्षमता में सुधार करना था। इसलिए आधिकारिक नाइट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सहायक औषधियां उसकी आशा बन गई। आधिकारिक नाइट द्वारा 3 सहायक औषधियों का उपयोग किया जा सकता है: रक्त सम्मलन औषधि, रक्त पुनःपूर्ति औषधि और सार संघनिक औषधि। इवेट ने चमपत्र का एक टुकड़ा निकालकर एबेल को देते हुए परिचय दिया। ये तीनों औषधियों का विवरण है। तुम्हें कौन सी चाहिए? हाबिल ने चरमपत्र लिया। उस पर तीनों औषधियों का वर्णन और प्रभाव लिखा था। रक्त सम्मलन औषधि एक ऐसी औषधि थी जिसका उपयोग आधिकारिक शूरवीर शरीर में रक्त को सीधे लड़ाकू क्यूई में बदलने के लिए कर सकता था। यह औषधि रक्त को लड़ाकू कई में बदल देती थी और लड़ाकू कई के संचय को तेज कर देती थी। हालांकि हर बार इसके इस्तेमाल से रक्त का एक हिस्सा नष्ट हो जाता था। दूसरा रक्त पुनःपूर्ति औषधि रक्त सम्मलन औषधि के लिए बनाया गया था। रक्त सम्मलन औषधि का उपयोग करने के बाद रक्त पुनःपूर्ति औषधि लेने से खोए हुए रक्त की पूर्ति हो जाती थी। बेशक इस पुनःपूर्ति की एक सीमा थी। हर बार रक्त सम्मलन औषधि की एक बोतल का उपयोग करने पर व्यक्ति को लगातार 10 दिनों तक प्रतिदिन रक्त पुनःपूर्ति औषधि लेनी होती थी और फिर रक्त सम्मलन औषधि का दोबारा उपयोग करने से पहले 5 दिनों तक आराम करना होता था। दूसरे शब्दों में रक्त सम्मलन औषधि का उपयोग केवल आधे महीने में एक बार किया जा सकता था और रक्त पुनःपूर्ति औषधि का उपयोग केवल रक्त सम्मलन औषधि से खोए हुए रक्त की पूर्ति के लिए किया जाता था। तीसरा सार संघनिक औषधि युद्ध की कई को संपीड़ित करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि हर शूरवीर साधना की प्रक्रिया में अपनी युद्ध कई को संपीड़ित करता था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी थी। सार संघनक औषधि एक ऐसी औषधि थी जो युद्ध की कई के संपीड़न को तेज करती थी। इसके इस्तेमाल के बाद ये 30 दिनों के संपीड़न को बचाती थी और प्रत्येक उपयोग के बीच का अंतराल 5 दिन का था। एवल ने सोचा, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस सार संघनक औषधि का मेरे हल्के सुनहरे लड़ाकू कई पर कोई प्रभाव पड़ता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे मास्टर स्तर तक उन्नत करूं तो क्या यह मेरे लड़ाकू क्यूई स्तर को बेहतर बनाने में मेरी मदद कर सकता है। हालांकि मेरे लड़ाकू क्यूई को दिव्य लड़ाकू क्यूई कहा जाता है, ये वास्तव में दिव्य लड़ाकू क्यूई के मानक तक नहीं पहुंचा है। इमेज ने देखा कि एबेल सार संघनिक औषधि के बारे में बहुत चिंतित था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, सार संघनिक औषधि के बारे में एक की है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप 1 लाख बोतलें पीते हैं तो आप अपनी लड़ाकू कई को दिव्य लड़ाकू क्यूई में अपग्रेड कर सकते हैं। इतना कहकर इवेट खुद हंस पड़ी। सार संघनिक औषधि की 10 लाख बोतलों की कीमत कितने सोने के सिक्कों की होगी, और उसके दुष्प्रभावों की तो बात ही छोड़िए। अगर आपके सामने सार संघनिक औषधि की 10 लाख बोतलें रख दी जाए तो आपको उसे पीने में कितना समय लगेगा? तीनों औषधियों की कीमत क्या है? मैं उनमें से कुछ ले लूंगा। एबेल ने असर जांचने के लिए हर औषधि की कुछ मात्रा खरीदने का फैसला किया। अगर यह कारगर रही तो वह भविष्य में और भी औषधियां खरीदेगा। ये तीनों औषधियां शुरुआती औषधियां हैं। सामग्री की समस्या के कारण एक कुशल औषधि निर्माता के लिए भी मध्यवर्ती आधिकारिक नाइट औषधि बनाना मुश्किल होगा। इसलिए मुख्य भूमि पर आधिकारिक नाइट औषधियां मूल शुरुआती औषधियां ही है। इवेट ने बहुत साफ समझाया। वह नहीं चाहती थी कि इस वजह से एबेल को गलतफहमी हो। इमेट ने तब कहा, रक्त सम्मलन औषधि प्रति बोतल 50 स्वर्ण सिक्के है, पुनःपूर्ति औषधि प्रति बोतल 10 स्वर्ण सिक्के है और सार संघनिक औषधि प्रति बोतल 100 स्वर्ण सिक्के हैं। एबेल अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। इन आधिकारिक शूरवीरों की औषधियों की कीमत 9 सीखे शूरवीरों की औषधियों की कीमत से कई गुना ज्यादा थी। अगर आप सचमुच अपने शूरवीरों के स्तर को औषधियों से उन्नत करना चाहते थे तो यह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आम रईस वाहन कर सके। मुझे रक्त सम्मलन औषधि की 27 बोतलें, पुनःपूर्ति औषधि की 270 बोतलें और सार संघनन औषधि की 162 बोतलें दो। एबेल पहले 1 महीने की औषधि खरीदने के लिए तैयार था। रक्त सम्मलन औषधि की 27 बोतल 1350 स्वर्ण मुद्राएं हैं। पुनःपूर्ति औषधि की 270 बोतलें 2700 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सार संघनिक औषधि की 162 बोतलें 16200 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कुल मिलाकर यह 20250 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इवेट का हिसाब बहुत तेज था। उसने तीनों औषधियों की कीमत और कुल कीमत बताई। इवल को उम्मीद नहीं थी कि वह अपना जादुई सोने का कार्ड सिर्फ औषधियां खरीदने में खर्च कर देगा। उसने अपना जादुई सोने का कार्ड निकाला और इवेट को दे दिया। इवेट ने वही जादुई सोने का पत्ता निकाला और दोनों पत्तों को जोड़ लिया। एवल को जादुई सोने के पत्ते से एक जिज्ञासा महसूस हुई।
क्या तुम 20,250 सोने के सिक्के खर्च करने को तैयार हो? हाबिल ने मन ही मन कहा हाँ। उसने देखा कि उसके जादुई सोने के कार्ड की संख्या 22,000 से बदलकर 1750 हो गई। जादुई सोने के कार्ड को एक तरफ रखते हुए एबेल खुद को फिर से जादू की लालसा से नहीं बचा सका। इस बार इवेट ने एबेल के लिए 2 बड़े डिब्बे तैयार किए। इन बक्सों पर औषधियों की सुरक्षा के लिए मुलायम लाल रेशम की परत चढ़ाई गई थी। वापसी में लॉर्ड मार्शल और एबेल सबसे पहले मैथ्यू के महल गए। अब से मैथ्यू के महल के आसपास का इलाका एबेल का हो गया। यह जमीन का टुकड़ा पूर्व में नाइट ऑफ बेनेट के क्षेत्र और पश्चिम में नाइट ऑफ हैरी के क्षेत्र के बीच में था। इसका दायरा लगभग 100 मील था। मैथ्यू के महल की हर चीज़ अपना मालिक हो चुकी थी क्योंकि मैथ्यू परिवार के सभी उत्तराधिकारी मर चुके थे। इसलिए डची ने इसे एबेल को दे दिया था, जिसका मतलब था कि एबेल के पास एक राज्य चिन्ह हो सकता था। राज्य का डिज़ाइन अभी शुरू हो सकता था, लेकिन इसके लिए पुरस्कार समारोह के लिए बाकंड शहर जाने तक इंतजार करना होगा। उसके बाद इसे अंतिम अनुमोदन के लिए कुलीन प्रबंधन विभाग को सौंप दिया जाएगा। जब गाड़ी मैथ्यू के महल के द्वार पर पहुंची तो स्टीवर्ट केन पहले से ही द्वार पर इंतजार कर रहा था। उसके पीछे कुछ पहरेदार और नौकरों का एक समूह खड़ा था। सबकी आंखें अपने भविष्य को लेकर असमंजस में थी। जब से मैथ्यू परिवार के सभी सदस्यों की हत्या हुई थी, ये लोग डची के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कल नगर स्वामी के महल से किसी ने ये घोषणा करने के लिए किसी को भेजा था कि मैथ्यू के प्रभु के क्षेत्र का नाम बदलकर हाबिल के प्रभु के क्षेत्र कर दिया गया है। महल और उसमें मौजूद हर चीज़ अब हाबिल की है। महल का एक नया मालिक आ गया था और सभी नौकर पहरेदार यहाँ तक कि प्रबंधक के भी चिंतित थे कि नया मालिक उन्हें महल से बाहर निकाल देगा। लॉर्ड मार्शल पहले गाड़ी से नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने एबेल से कहा यह तुम्हारा किला है, तुम पहले जाकर उनसे मिल सकते हो। एबेल मुस्कुराया और बोला यह जमीन हैरी परिवार की है। हालांकि इसके 2 राज्य चिन्ह है, फिर भी यह हमेशा हैरी परिवार की ही रहेगी। इस दुनिया में किसी भी कुलीन के राज्य के प्रत्येक स्वामी का, चाहे वह राज्य कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, एक राज चिन्ह होता था। जब वह राज्य छीन जाता तो राज चिन्ह वापस ले लिया जाता था। प्रत्येक कुलीन को राज चिन्हों के बारे में सीखना होता था और सभी राज चिन्हों को पहचानना होता था। यद्यपि बिना भूभाग वाले कुलीनों को अन्य भूस्वामियों के समान ही सम्मान दिया जाता था, किंतु भूभाग और राज्य चिन्ह के बिना वे स्वाभाविक रूप से भूस्वामियों के सामने हीन थे। अब एवल के पास एक राज चिन्ह था और लॉर्ड मार्शल के उत्तराधिकारी के रूप में उसके पास एक और राज चिन्ह भी होगा। जब एवल के अपने बच्चे होंगे तो उनमें से 2 को राज क्षेत्र और उपाधि विरासत में मिल सकती है। लॉर्ड मार्शल के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। एबेल उनका दत्तक पुत्र और उनके सबसे अच्छे दोस्त का बेटा था। एवल ने स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र को फैमिली हरी का क्षेत्र बताया था, जिससे वह बेहद खुश थे। कोचवान ने दरवाजा खोला और एबेल सबसे पहले गाड़ी से बाहर निकला। बटलर केन जल्दी से आगे बढ़ा और एबेल को प्रणाम किया। आदरणीय लॉर्ड एबेल, आपका महल आपके आगमन का स्वागत करता है। केन, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। एबेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे महल दिखाओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता, यह मेरा सम्मान है। जब केन ने लॉर्ड मार्शल को गाड़ी से उतरते देखा तो उसने जल्दी से झुककर कहा, आदरणीय लॉर्ड मार्शल। लॉर्ड मार्शल ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए एबेल की ओर मुड़े, चलो साथ मिलकर इस महल को देखते हैं। मैथ्यू ने मुझे यहाँ आमंत्रित नहीं किया था। लॉर्ड मार्शल की बातें सुनकर केन कुछ नहीं बोला। लॉर्ड मैथ्यू का पहले लॉर्ड मार्शल से ज़्यादा संपर्क नहीं था और वह लॉर्ड मार्शल को जो उस समय नीची नज़र से देखते थे। जहाँ तक पूर्व स्वामी की बात है, केन महल के नए स्वामी की परवाह नहीं करता था। एल को केन के बारे में बहुत अच्छी धारणा थी और जब उसने केन का रवैया देखा तो वह उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने लगा। कुछ दिन पहले जब उसने मैथ्यू के महल को बचाया था तब तक अंधेरा हो चुका था और महल की कुछ इमारतें आग से जलकर खाक हो चुकी थी। हाबिल ने पाया कि आज महल में सब कुछ ठीक हो गया था। चकी महल पत्थरों से बना था, इसलिए आग ने घर को नहीं जलाया और ये देखा जा सकता था कि नौकरों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की थी। बाहरी दीवारों पर आग के कुछ निशानों को छोड़कर उस दिन हुई तबाही अब दिखाई नहीं दे रही थी। महल का निरीक्षण करते समय एवल के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखकर केन खुद को तरोताजा महसूस किए बिना नहीं रह सका। पिछले कुछ दिनों में उसके द्वारा किए गए प्रयासों को नए स्वामी ने सराहा था और उसने और भी विनम्र स्वर में महल का परिचय कराया। जब एबेल ने महल के अंदर का निरीक्षण किया तो उसने एबेल से कहा, आदरणीय लॉर्ड एबेल, यहाँ की किसी भी संपत्ति को छुआ नहीं गया है। महल के मालिक के लिए सारी संपत्ति को सील करना जरूरी है और आप पहुंचकर इसकी जांच कर सकते हैं। एबेल समझ गया कि यह महल के मालिक विस्काउंट डिकेंस की सद्भावना का प्रतीक था। एक बड़े शहर के महल मालिक होने के नाते विस्काउंट डिकेंस को किसी सरदार की संपत्ति की ज़्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए एबेल से दोस्ती करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद था। गोदाम में एबेल ने लोहे और लकड़ी से बने कई बड़े बड़े लकड़ी के बक्से देखे। उन बक्सों पर महल के मालिक के महल की मोहर लगी थी, लेकिन उसने उन्हें ध्यान से नहीं देखा।
वह सीधे केन की ओर मुड़ा और बोला, केन, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? जब उसने एबेल के शब्द सुने तो केन एक घुटने पर बैठ गया और गंभीरता से कहा, हाँ आदरणीय लॉर्ड एबेल, मैं आपको अपनी वफादारी सौंपता हूँ। मैं तुम्हारी वफादारी स्वीकार करता हूँ। तुम मेरे महल के बटलर हो और भविष्य में हम एक परिवार बन जाएंगे। एवल ने केन को उठाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, शुक्रिया गुरुजी। केन की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने सोचा था कि वह सब कुछ खो देगा, लेकिन अब उसे सब कुछ वापस मिल गया। आप नौकरों और पहरेदारों के प्रभारी हैं। जो लोग रहना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं, आप उनके लिए निर्णय ले सकते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं, मैं उनमें से प्रत्येक को 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे लॉर्ड मैथ्यू की ओर से मेरे द्वारा उन्हें दिया गया विच्छेद वेतन समझिए। एबेल महल के तुच्छ मामलों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर छोड़ना ही सही फैसला था। गुरुजी, मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा और अंतिम परिणाम आपको बताऊंगा। केन एबेल के भरोसे के लिए बहुत आभारी था। इस दुनिया में बटलर और मालिक के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता है। बटलर का पद मिलने का मतलब था कि वह जीवन भर मालिक के साथ रहेगा। महल के प्रबंधक के रूप में उसका पद बहुत ऊंचा था और इतने कम उम्र के रस और कुशल लोहार के साथ काम करने के साथ उसका भविष्य बहुत उज्जवल था। लॉर्ड मार्शल बिना कुछ कहे हाबिल को इन सब से निपटते हुए देख रहे थे। ये हाबिल का किला था और वह हाबिल के महल के मामलों में दखल नहीं देना चाहते थे। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। साथ ही वह हाबिल की इन सब से निपटने की क्षमता की भी प्रशंसा करते थे और उन्हें खुशी थी कि हाबिल को एक उपयुक्त बटलर मिल गया। जब वे अध्ययन कक्ष में गए तो केन ने किताबों की अलमारी से एक लकड़ी का बक्सा निकाला और कहा, यहाँ एक गुप्त कमरा है। इसे खोलने का रास्ता इस बक्से में है। मैं एक क्षण के लिए वहां से चला जाता हूँ। केन के दरवाजे की ओर लौटने के बाद लॉर्ड मार्शल अध्ययन कक्ष से बाहर जाने ही वाले थे कि एविल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल मार्शल, चलो साथ मिलकर लॉर्ड मैथ्यू का संग्रह देखते हैं। ठीक है, यह एक दुर्लभ अवसर है। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि दूसरे रईसों का संग्रह कैसा है। लॉर्ड मार्शल ने मना नहीं किया। लकड़ी का बक्सा खोलकर एबेल ने बक्से पर लिखे रिकॉर्ड के अनुसार तंत्र को सक्रिय कर दिया। अध्ययन कक्ष की दीवार पर एक गुप्त दरवाजा खोला और दोनों गुप्त कमरे में प्रवेश कर गए। इस गुप्त कमरे में नीचे जाने के लिए एक लंबी सीढ़ी थी। सीढ़ी बहुत अंधेरी थी, लेकिन नेविल और लॉर्ड मार्शल, जो 2 आधिकारिक शूरवीर थे, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सीढ़ियों से होते हुए वे एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे। ये कमरा लगभग 20 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा था। छत पर 5 चमकीले मोती जड़े हुए थे जो पूरे कमरे को रोशन कर रहे थे। कमरे के बीचों बीच लकड़ी के डिस्प्ले कैबिनेट की 2 साफ सुथरी कतारें थीं जिनमें तरह तरह की चीजें भरी हुई थी। इन चीज़ों की सतह बहुत साफ थी, जिससे पता चलता था कि इन चीज़ों का मालिक इनका बहुत ध्यान रखता था और इन्हें अक्सर साफ करता था। जब एवल ने आगे बढ़कर इन्हें गौर से देखा तो उसने पाया कि हर चीज़ के सामने चंपत्र पर उसका अपना विवरण लिखा हुआ था। अपने सामने रखी 10 पंक्तियों की प्रदर्शन अलमारियों को देखकर काबिल अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। ये मैथ्यू के स्वामी का पारिवारिक संग्रह था। अगर नगर के स्वामी विस्काउंट डिकेंस इस संग्रह को देखते तो कहना मुश्किल था कि क्या वे इसके प्रति आकर्षित होते, और सिर के ऊपर लगे 5 चमकदार मोती अगर मैथ्यू के स्वामी उन्हें महल के हॉल में रखने की हिम्मत करते तो अनुमान लगाया जाता था कि महाद्वीप के सभी डाकू इसकी ओर आकर्षित होंगे। यद्यपि हाबिल को इस दुनिया के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ के इतिहास का विशाल संग्रह उसके लिए आंखें खोलने वाला था। चाहे वह किसी देश के खजाने हो या किसी प्रसिद्ध सेनापति के हथियार। एबेल ने लॉर्ड मार्शल से कहा, पहले उनके संग्रह को देखो, फिर हमारे महल के संग्रह को देखो। पहले उनके संग्रह को देखो, फिर हमारे संग्रह को देखो। लॉर्ड मार्शल ने एबेल को घूरा, फिर संग्रह कक्ष की ओर देखा और कहा, मेरा संग्रह तो कुछ ही वर्ष पुराना है, लेकिन इस परिवार के पास तो सैकड़ों वर्षों का संग्रह है। हम इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? एबेल जितना ज़्यादा इधर उधर देखता उतना ही ज़्यादा उत्साहित होता। यह एक परिवार की अनमोल चीज़ें थी, बिल्कुल लॉर्ड मार्शल की तरह। उसके परिवार के सैकड़ों सालों के संग्रह के सामने उसके दशकों का संग्रह कुछ भी नहीं था। हालांकि एक पारंपरिक छोटे कुलीन परिवार होने के नाते हाबिल को एक भी शूरवीर की गुप्त तकनीक नहीं मिली, जबकि उनके पास ढेर सारी कीमती वस्तुएं थीं। इससे शूरवीरों की गुप्त तकनीकों की दुर्लभता और कीमती पिन का भी पता चलता है। बड़े कुलीनों ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शूरवीरों की गुप्त तकनीकों पर एकाधिकार कर लिया। एबेल इस संग्रह कक्ष में मौजूद सभी वस्तुओं के मूल्य का अनुमान नहीं लगा सका, लेकिन लॉर्ड मार्शल ने अनुमान लगाया कि यहाँ मौजूद सभी वस्तुओं का मूल्य 0 स्वर्ण सिक्कों से अधिक था। जब वे संग्रह कक्ष के सबसे भीतरी भाग में पहुंचे तो कोने में लगभग 1 मीटर व्यास का एक गोल काला पत्थर पड़ा था। यह क्या है? एबेल तेजी से आगे बढ़ा। वह अपने सामने रखे काले पत्थर से अच्छी तरह वाकिफ था। यह मास्टर बेंथम के महत्वपूर्ण संग्रहों में से एक था। कहा जाता है कि उसे यह तब मिला था जब वह बनों के साथ अध्ययन कर रहा था। यह एक उंगली के आकार का लोहे का उल्कापिन था।
फिर भी मास्टर बेंथम इसे एक खजाने की तरह मानते थे। जब भी वह एबेल से इसके बारे में बात करते तो वह गर्व से बताते कि लोहे के उल्कापिंड कितने दुर्लभ होते हैं और उनमें से ज़्यादातर बनों के पास होते हैं। एबेल क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है? लॉर्ड मार्शल ने जब एबेल को एक पत्थर के बारे में इतना चिंतित देखा तो वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। मार्शल अंकल, आपने कहा कि यह एक पत्थर है। अगर मास्टर बेंथम यहाँ होते तो तुम्हारा सिर फोड़ देते। एवल ने लॉर्ड मार्शल की ओर देखकर मुस्कुराया। अगर वह मुझे हरा सकता है तो बताओ क्या है? लॉर्ड मार्शल ने मुस्कुराते हुए पूछना जारी रखा। लोहे का उल्कापिंड। हाबेल का जवाब बहुत सरल था, लेकिन उसका लहजा बहुत गंभीर था। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ ऐसे गंभीर लहजे से ही इस लोहे के उल्कापिंड की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोहे के उल्कापिंड का उपयोग किस लिए किया जाता है? लॉर्ड मार्शल असली लोहार नहीं थे, इसलिए उन्हें लोहे के उल्कापिंडों का महत्व नहीं पता था। देवताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पौराणिक हथियार इसी सामग्री से बने थे। बोनेस्वामी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश पौराणिक हथियार भी इसी सामग्री से बने थे। एबेल ने बताया। लॉर्ड मार्शल की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने अविश्वास से लोहे के उल्कापिंड की ओर इशारा किया। इसकी कीमत कितनी है? क्या आपने किसी को पौराणिक हथियार बेचते हुए सुना है? एबेल ने पूछा। लॉर्ड मार्शल समझ गए कि एबेल का क्या मतलब था। एबेल खुद एक लोहार थे, इसलिए जाहिर है कि वह सबसे अच्छी सामग्री अपने लिए छोड़ जाते थे। इस दुनिया में देवताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दिव्य कलाकृतियों के अलावा सबसे बेहतरीन हथियार और उपकरण पौराणिक हथियार थे। ये हथियार और उपकरण अपने निर्माण के समय बहुत शक्तिशाली थे। कई वर्षों के संचय के बाद ये हथियार और उपकरण और भी प्रसिद्ध हो गए। पौराणिक हथियारों और उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता उनका स्थायित्व था। कई शक्तिशाली हथियार थे जो दशकों के इस्तेमाल के बाद अपनी पूर्ण महिमा खो देते थे। उदाहरण के लिए हाबिल द्वारा गढ़ी गई जादुई बड़ी तलवार, जिसे उसने 100 कौशलों के कच्चे आधार पर गढ़ा था। हालांकि यह शक्तिशाली थी, लेकिन दशकों के इस्तेमाल के बाद तलवार का ढांचा घिस जाता था और जादुई बड़ी तलवार बेकार हो जाती थी। लोहे के उल्कापिंडों से बने हथियार सैकड़ों सालों तक इस्तेमाल करने के बाद भी खराब नहीं होते। हालांकि वे अविनाशी नहीं होते, फिर भी उन्हें हजारों सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर हाबिल इस लोहे के उल्कापिंड से कोई जादुई हथियार बनाता तो वह कई सालों बाद एक पौराणिक हथियार बन सकता था। तो फिर चलो इस लोहे के उल्कापिंड को वापस हैरी कैसल ले चलते हैं। मार्शल के स्वामी भी एक पौराणिक हथियार देखना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इस महल में कोई लोहार का औजार नहीं था। इसलिए उन्हें इस उल्कापिंड को हैरी महल में वापस लाकर गढ़ना था। इसलिए मार्शल के स्वामी आगे बढ़े और उल्कापिंड को गले लगा लिया और पूरी ताकत से उसे ऊपर उठाने की कोशिश की। लॉर्ड मार्शल का चेहरा लाल हो गया और उनके शरीर से सफ़ेद लड़ाकू क्यों चमकने लगा। लोहे का उल्कापिंड आखिरकार जमीन से उतर गया और उन्होंने उसे ऊपर उठा लिया। हे भगवान, ये तो लगभग 1000 पाउंड है। तुम्हें इसे स्वयं ले जाना चाहिए। लॉर्ड मार्शल ने लोहे के उल्कापिंड को वापस जमीन पर रखते हुए कहा। एवल आगे बढ़ा और एक हाथ से उस विशालकाय लोहे के उल्कापिंड को नीचे से उठा लिया। उसने उसे अपने हाथ में तोला और यकीन से कहा, यह वाकई बहुत भारी है। इसका वजन 1000 पाउंड से भी ज़्यादा है। लॉर्ड मार्शल अवाक होकर एल को देखते रहे। इस तरह के थप्पड़ से लॉर्ड मार्शल बहुत दुखी हुए। उनकी ताकत लगभग 600 पाउंड थी और अपनी लड़ाकू कई का इस्तेमाल करने के बाद वे 1200 पाउंड की ताकत तक पहुंच सकते थे। हालांकि यह लोहे का उल्कापिंड एक गोल चट्टान था, इसलिए वे उसे पकड़ नहीं पाए। इसीलिए लॉर्ड मार्शल इतनी मशक्कत कर रहे थे। केवल हाबिल, जिसकी ताकत इस लोहे के उल्कापिंड से कहीं अधिक थी, इस विशालकाय लोहे के उल्कापिंड को एक हाथ से उठा सकता था और आसानी से इसका वजन कर सकता था। चलो चले, हम यहाँ बहुत समय से हैं। लॉर्ड मार्शल अब इस संग्रह कक्ष में और नहीं रुकना चाहते थे। उन्हें कई बार पीटा जा चुका था। हाबिल के कदम भारी थे। जब वह गुप्त कमरे से बाहर आया तो उसे हर कदम पर जमीन कांपती हुई महसूस हो रही थी। सौभाग्य से ये किला बड़े बड़े पत्थरों से बना था, इसलिए बहुत मजबूत था। केन ने एविल और लॉर्ड मार्शल को अध्ययन कक्ष से बाहर आते देखा। हालांकि एल के हाथ में विशाल पत्थर देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा आश्चर्य नहीं जताया। वह आगे बढ़ा और बोला, मास्टर, क्या आप महल के पहरेदारों और नौकरों से मिलना चाहेंगे? जरूरत नहीं, तुम ही इन चीज़ों का इंतजाम कर सकते हो। एबेल का ध्यान अपने हाथ में रखे लोहे के उल्कापिंड पर था। उसके पास महल की परवाह करने का समय नहीं था। लॉर्ड मार्शल मुस्कुराए और बोले, केन, आज भी हमारे पास काम बाकी है, इसलिए मैं महल का सारा काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मैं कोषाध्यक्ष को बुलाकर तुम्हारी मदद करने की व्यवस्था करूंगा। केन इस व्यवस्था को अच्छी तरह समझता था। एक कोषाध्यक्ष और एक बटलर जो सब कुछ संभालते थे, एक दूसरे के साथ सहयोग करते और एक दूसरे पर पाबंदियां लगाते। रईसों के लिए यही एक आम बात थी। एबेल ने पाया कि गाड़ी लोहे के उल्कापिंड का भार सहन नहीं कर पा रही थी। सौभाग्य से केन इतना अनुभवी था कि उसने 2 बैलों से खींची जाने वाली एक बैलगाड़ी मंगवा ली।
तभी लोहे के उल्कापिंड को धीरे धीरे हटाया जा सका। यदि हथियार के निर्माण के बाद उसका वजन कम नहीं किया जाता तो शायद केवल व्हाइट क्लाउड जैसा विशालकाय परिवहन जानवर ही लोहे के उल्कापिंड से बने हथियार को शीघ्रता से ले जाने में सक्षम होता। बैलगाड़ी बहुत धीमी थी। एल और लॉर्ड मार्शल की गाड़ी बैलगाड़ी के पीछे पीछे धीरे धीरे ही चल सकती थी। ये ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था, इसलिए एविल और बाकी लोग आधे दिन तक पैदल चले। जब वे महल पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। मास्टर बेंथम ने जब ये खबर सुनी तो वे लोहे के उल्कापिंड को देखने के लिए बेताब हो गए। एबेल बेंथम को महल में एबेल की नवनिर्मित लोहार की कार्यशाला में ले गए। मार्शल के स्वामी ने एबेल की लोहार गुरु बनने के लिए विशेष रूप से एक बड़ा गोदाम खाली करवाया था। ये जगह एबेल का स्वतंत्र संचालन कक्ष बन गई। चकी ओक का हमला थम गया था, इसलिए अस्थायी लोहार की दुकान को लोहे की खदान के पास वाली लोहार की दुकान में वापस ले जाया गया था। एबेल को जब भी कोई आइडिया आता था तो उसे दूर किसी लोहार की दुकान पर जाकर प्रयोग करना पड़ता था। अब जब उसके पास ये कार्यशाला थी तो उसके लिए किसी भी समय प्रयोग करना बहुत सुविधाजनक था। लोहे का उल्कापिंड एबेल की कार्यशाला के बीचों बीच रखा था। मास्टर बेंथम ने ध्यान से लोहे के उल्कापिंड सतह को दीपक की रोशनी में छुआ। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उन्होंने लैंपस्टैंड से एक तेल का दीपक लिया और उसे पत्थर पर आगे पीछे घुमाया। मास्टर बेंथम उसे बहुत देर तक देखते रहे। उन्होंने लगभग पूरे उल्कापिंड को ऊपर से नीचे तक देखा। आखिरकार उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, यह एक लोहे का उल्कापिंड है। मैंने बनों में इतना विशाल लोहे का उल्कापिंड कभी नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि इस लोहे के उल्कापिंड के लिए किस तरह का हथियार उपयुक्त है? एबेल इस लोहे के उल्कापिंड का क्या करें, इस बारे में थोड़ा झिझक रहा था। वह एक ऐसी भारी तलवार बनाना चाहता था जो उसके हाथों में अजय हो। मेरी राय में आपके कौशल में अभी भी सुधार हो रहा है। आपको इस तरह का दूसरा लौह उल्कापिंड नहीं मिल सकता। आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप इसमें बेहतर नहीं हो जाते। मास्टर बेंथम एबेल के हुनर को अच्छी तरह जानते थे। उनका मानना था कि एबेल अभी भी निखर रहा है, इसलिए अभी इतना अच्छा लोहे का उल्कापिंड बनाना बेकार होगा। रात में एबेल ने कुछ देर ब्लैक विंड के साथ खेला। उसने माउंट एनहेंसमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी लड़ाकों की इसे ब्लैक विंड की मालिश की। एबेल ने ब्लैक विंड को देखा और मन ही मन कहा, जल्दी से बड़ा हो जाओ, बहुत बहुत मजबूत बनो, तुम्हारा काम मुझे और मेरे हथियार को आसानी से ले जाने में सक्षम होना है। फेक जो मजे ले रहा था अचानक कांप उठा। उसने आंखें खोली और उलझन से अपने मालिक की तरफ देखा। उसकी आंखें अपने मालिक से पूछ रही थी कि क्या हुआ, उसे अचानक ठंड क्यों लग रही है। एवल ब्लैक विंड की मूर्खतापूर्ण नज़र से खुश था। हाल ही में ब्लैक विंड की वृद्धि दर में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई थी। इससे पता चला कि माउंट एनहेंसमेंट तकनीक बहुत प्रभावी थी। अगर वह पुजारी ब्लैक विंड की वृद्धि दर देखते तो वे भी हैरान रह जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि एबेल की पीली सुनहरी लड़ाकू कई सामान्य लड़ाकू कई से कहीं ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए माउंट पर इसका ज़्यादा स्पष्ट प्रभाव पड़ता था। काली हवा से निपटने के बाद एबेल ने काली हवा को अपने आप खेलने दिया। वह औषधियाँ बनाने का काम शुरू करने वाला था। औषधियों से भरे डिब्बे में से एबेल ने रक्त सम्मलन औषधियों की 27 बोतलें, पुनःपूर्ति औषधियों की 270 बोतलें और सार संघनन औषधियों की 162 बोतलें निकाली। उसने उन्हें अपने सामने रख दिया। उसने हरा का घन खाली किया और एक बार में 3 बोतलें डाली। शुरुआती औषधि से लेकर मध्यवर्ती औषधि तक उसके सामने की औषधि नीली रोशनी से चमकने वाली मध्यवर्ती औषधि बन गई। मध्यवर्ती रक्त सम्मलन औषधि की 9 बोतल, मध्यवर्ती रक्त पुनपूर्ति औषधि की 90 बोतलें और मध्यवर्ती सार संघनिक औषधि की 54 बोतलें। मध्यम औषधियों से उन्नत औषधियों तक उसके सामने की औषधियाँ फिर से कम हो गई। वे सभी सुनहरे प्रकाश से चमकती उन्नत औषधियाँ बन गई। उन्नत रक्त सम्मलन औषधियों की 3 बोतल, उन्नत रक्त पुनःपूर्ति औषधियों की 30 बोतलें और उन्नत सार संघनक औषधियों की 18 बोतलें। अंत में उन्नत औषधियों को गुरु की औषधियों में संश्लेषित किया गया। गहरे सुनहरे प्रकाश से चमकती औषधियों में 1 गुरु का रक्त पिघलाने वाली औषधि, 10 गुरु के रक्त पुनपूर्ति करने वाली औषधियाँ और 6 गुरु के सार संगणित करने वाली औषधियाँ थीं। हामिबिल ने उन सबको रख लिया। मास्टर ब्लड फ्यूशन पोषण निकालते हुए एबिल ने अपनी आंखें बंद की और पोषण अपने मुंह में उंडेल लिया। शूरवीर की सांस लेने की तकनीक काम करने लगी। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका खून उबलने लगा है। जैसे जैसे खून उबलता गया वह कम होने लगा। उसके खून में हल्के सुनहरे रंग की लड़ाकू कई के अंश जमा होने लगे। हालांकि यह मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी यह सामान्य से 10 गुना ज़्यादा थी। यह जमावड़ा भी बहुत लंबा था। लगभग आधे घंटे बाद एबिल को खून की कमी के कारण चक्कर आने लगा। वह चौंक गया। ये मैनुअल में बताए गए विवरण से अलग था। क्या उसमें यह नहीं लिखा था कि जब खून उस स्तर तक कम हो जाएगा जहां शरीर उसे झेल सकता है तब शरीर रुक जाएगा? ये कैसे घटता रह सकता है? हामिबिल ने जल्दी से रक्त पुनःपूर्ति औषधि की 1 बोतल अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही इस महारथी रक्त पुनःपूर्ति औषधि की बोतल उसके शरीर में गई, उसके खून का उबाल और भी तेज हो गया।
हालांकि हाबिल के चक्कर आने में सुधार होने लगा। रक्त पुनःपूर्ति औषधि की एक बोतल का असर आधे घंटे तक रहा। चक्कर आना और खून की कमी फिर से शुरू हो गई। मास्टर रक्त पुनःपूर्ति औषधि की एक और बोतल पीने के बाद उबाल फिर से तेज हो गया। इस तरह हाबिल ने मास्टर रक्त पुनःपूर्ति औषधि की एक के बाद एक बोतलें पी ली। उसके शरीर में मौजूद हल्की सुनहरी लड़ाकू की हुई उसकी छाती में इकट्ठा होकर सिकुड़ने लगी। जब रक्त पुनःपूर्ति औषधि की आखिरी बोतल पी ली गई तो हाबिल की छाती में पहला एक्यूपंच बिंदु दिखाई दिया। हालांकि यह एक्यूपंचर बिंदु बन तो गया था, लेकिन इसमें लड़ाकू कई ज़्यादा नहीं थी। औषधियों की मदद के बिना लड़ाकू कई को फिर से भरने में कुछ साल लग जाते। एबेल को उम्मीद नहीं थी कि यह मास्टर ब्लड फ्यूजन पोषण इतना शक्तिशाली होगा। अगर उसके पास पर्याप्त रक्त पुनःपूर्ति पोषण नहीं होते तो उसे डर था कि मास्टर ब्लड फ्यूजन पोषण से खून बहाने वाला वह पहला शूरवीर होगा। हामिल को नहीं पता था कि इतिहास में कभी किसी ने इस तरह का मास्टर ब्लड फ्यूजन पोषण पिया होगा या नहीं। एडम्स बुटीक शॉप की सुशील यूनिट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लड फ्यूजन पोषण कच्चे माल की वजह से सिर्फ इंटरमीडिएट ब्लड फ्यूजन पोषण ही था। इसलिए हाबिल ने जो पोषण पिया वह इतिहास का पहला मास्टर ब्लड फ्यूजन पोषण हो सकता है। ये सोचकर हाबिल से हर उठा। उसे डर था कि अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो वह किसी दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगा। एबेल ने पाया कि रक्त सम्मलन औषधि और रक्त पुनःपूर्ति औषधि का अनुपात एक ही था, 1:10। हालांकि मास्टर औषधि ने मूल औषधि में छिपे खतरों को खत्म कर दिया, इसलिए ये दवा प्रतिरोध को ट्रिगर नहीं करेगी और औषधि एक ही बार में काम करेगी। एक मास्टर रक्त सम्मलन औषधि का उपयोग करने के बाद औषधि को पुनःपूर्ति करने के लिए 10 मास्टर रक्त पुनःपूर्ति औषधियों का उपयोग किया जाएगा। एबेल ने थोड़ा हिसाब लगाया। इस प्रशिक्षण की लागत 4000 स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा थी। अगर वह रोजाना मास्टर पोषण इस्तेमाल कर पाता तो उसके खर्च होने वाले स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज़्यादा होती। समस्या ये थी कि क्या एडमन की बुटीक शॉप में उसे देने के लिए पर्याप्त स्टॉक था, और अगर उसने इतने सारे पोषण खरीदे तो क्या लोग शक करेंगे। ये सब समस्याएं उसके लिए सिरदर्द बन गई। फिर उसने गुरु सार संघनिक औषधि निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। सार संघनिक औषधि के उसके शरीर में प्रवेश करते ही उसने तेजी से एक गर्म धारा बनाई जो हाबिल के ची केंद्र की ओर भाग गई। हाबिल की इच्छा शक्ति के प्रभाव में उसके ची केंद्र का घनत्व थोड़ा कम हो गया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ना होती तो उसे वास्तव में इसका एहसास ही ना होता। उसने एक और बोतल आजमाई। एलरा के घन से उत्पन्न मास्टर एसेंस कंडेंसिंग पोषण को लेकर बहुत आश्वस्त था। उसने एक और बोतल अपने मुंह में डाली। अपनी इच्छा शक्ति के प्रभाव में उसका कवि कोर फिर से थोड़ा सिकुड़ गया। बाकी 4 बोतलें मुंह में डालते हुए एविल ने अपनी इच्छा शक्ति से इसे महसूस किया। गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए ऐसी औषधियों की कम से कम 100 बोतलों की जरूरत थी। मास्टर एसेंस कंडेंसिंग पोषण की इन 6 बोतलों की कीमत एविल को 16,200 सोने के सिक्के पड़ी, यानी एक बोतल 2,700 सोने के सिक्के के बराबर थी। इस संख्या को 100 से गुणा करने पर ये 270 सोने के सिक्के हुए। इस नंबर के लिए हाबिल के मन में बायों को बुलाकर इसे लूटने का आवेग आया। हालांकि उसके पास राधिक क्यूट जैसी कलाकृति थी, लेकिन अगर वह बहुत सारी चीज़ों का संश्लेषण कर लेता तो उन्हें बेचना एक बड़ी समस्या होती। इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करना बहुत मुश्किल था। अगर इससे कुछ लोगों को शक भी हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एबेल ने निर्णय लिया कि अगले कुछ समय में कुछ आवश्यक अभ्यास और प्रयोगों को छोड़कर वह शेष समय का उपयोग हथियार बनाने और उन्हें बेचकर पैसा कमाने में करेगा। हथियार बनाना पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका था और यह पैसा कमाने का सबसे स्पष्ट तरीका भी था। एबेल धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं को उड़ाने के साथ सो गया। सपने में उसे एक खजाना मिला। वह औषधियों से भरा था। उसने अपनी पूरी नींद औषधियों को संश्लेषित करने में बिता दी। सभी औषधियों को मास्टर औषधियों में संश्लेषित करना आसान नहीं था। इसी दौरान उसे अपने चेहरे पर खुजली महसूस हुई। जब उसने आंखें खोली तो काली हवा अपनी जीभ से उसका चेहरा चाट रही थी। हे भगवान, ये कितना करीब था। भले ही यह सिर्फ एक सपना था। उसने सारी रात कड़ी मेहनत करके औषधियां बनाई और आखिरकार उसने एक भी बोतल नहीं पी। एबेल ने गुस्से से सोचा। उसने ब्लैक विंड को उठाया और अपने हाथ से ब्लैक विंड का पेट खुजलाने लगा। ब्लैक विंड ने अपना छोटा सा शरीर मोड़ा और बचने की कोशिश की। कुछ देर काली हवा के साथ खेलने के बाद एबेल सुबह नाइट की तरह अभ्यास करने लगा। नाश्ते के बाद एबेल महल में अपने स्वतंत्र संचालन कक्ष में चला गया। जैसे जैसे उसे और भी राज समझ आने लगे, उसने कुछ बारीकियों पर ध्यान देना शुरू किया। वह अक्सर अपनी गढ़ाई की प्रक्रिया में हरादिक क्यूब का इस्तेमाल करता था और वह नहीं चाहता था कि लोगों को दूसरी दुनिया की कुछ खास तकनीकों के बारे में पता चले। इसलिए एबेल ने भविष्य में अपनी सारी गढ़ाई महल में ही करने का फैसला किया। ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश करते हुए एबेल ने ऑपरेशन कक्ष के बीच में एक भव्य गाड़ी खड़ी देखी। लिंडसे सचमुच बहुत तेज है, एबेल ने खुद से फुसफुसाया। हाबिल आगे बढ़ा और गाड़ी को गौर से देखा। गाड़ी का ढांचा लकड़ी का बना था।
गाड़ी की सतह पर कामिल के डची के पहले राजा के वीरतापूर्ण युद्ध के दृश्य उकेरे गए थे। गाड़ी के चारों तरफ 4 प्रसिद्ध युद्धों के चित्र उकेरे गए थे। इस तरह की आकृतियां मिल के डची के कुलीनों में बहुत लोकप्रिय थी। गाड़ी की भीतरी दीवारें मुलायम गद्दी से ढकी थी और बाहरी सतह पर महीन जानवरों की खाल लिपटी हुई थी। सीटें भी मुलायम थी। इन पहलुओं से ये देखा जा सकता था कि गाड़ी के डिजाइनर ने पहले ही झटके सहने की समस्या पर विचार कर लिया था। गाड़ी के पहिए लकड़ी के बने थे। सबसे बाहरी घेरा लकड़ी के पहियों की सुरक्षा के लिए लोहे की चादर की एक पतली परत से घिरा था। बीच का अधूरा लोहे से गढ़ा हुआ था। एबेल इस गाड़ी से बहुत संतुष्ट था। कम से कम उसे इसे सजाने की चिंता तो नहीं करनी पड़ी। बस कुछ बदलाव करने की जरूरत थी। लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नोवली हिंदी ऑडियो नोवेल। सबसे पहले गाड़ी की कंपन समस्या को हल करने के लिए एबेल ने आगे और पीछे के ध्रुवों के बीच मोटे स्प्रिंग्स के 4 सेट लगाए जो शॉक अवशोषक के रूप में कार्य करते थे। एबेल को यकीन था कि अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर उसकी अद्वितीय ताकत और पिछले जीवन से प्राप्त स्प्रिंग स्टील ना होती तो वह इस तरह का सर्पल स्प्रिंग नहीं बना पाता। स्प्रिंग स्टील को भट्टी में डाला गया और धीरे धीरे एक मोटी और लंबी लोहे की छड़ में ढाला गया। फिर लोहे की छड़ को एक लोहे की छड़ के चारों ओर मुड़ा गया। चक्की कोई औजार नहीं थे, इसलिए वह केवल अपने हाथों से ही काम चला सकता था। इस समय हाबिल की अपार शक्ति ने एक भूमिका निभाई। हालांकि स्प्रिंग स्टील 100 कौशलों वाले स्टील जितना कठोर नहीं था, फिर भी वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे मानव शक्ति से मोड़ा जा सके। अगर हाबिल का शरीर दिन रात उन्नत ना होता तो वह ये काम नहीं कर पाता। 4 स्प्रिंगों का एक सेट लोहे की प्लेटों से गाड़ी के नीचे लगा हुआ था। दूसरा सिरा धुरी से जुड़ा था। 16 स्प्रिंगों को बनाने में एबेल का बहुत समय और ऊर्जा लगी। शॉक अब्जॉर्बर के सफलतापूर्वक बन जाने के बाद एबेल ने इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। उत्पादन के इस हिस्से के लिए एबेल ने पहले से ही लोहे के 20 टुकड़े तैयार कर लिए थे, जिनसे आयताकार मोटी लोहे की प्लेटें बनाई जानी थी। केवल हामिल ही लोहे के टुकड़ों से लोहे की प्लेटें बनाता था। इस तरह की तैयार सामग्री जिससे तरह तरह के हथियार और कवच बनाए जा सकते थे। किसी भी लोहार के हाथ में एक खजाना थी। ये लोहे की प्लेट एक बड़ी तलवार के बराबर कीमत की थी। सबसे पहले उसने लोहे की प्लेट की सामान्य स्थिति का रेखा चित्र बनाया। हामिल ने लोहे की प्लेट को भट्टी में डाला। जब लोहे की प्लेट लाल हो गई तो उसने लोहे की प्लेट को क्लैंप से बाहर निकालने के लिए एक लोहे के क्लैंप का इस्तेमाल किया। फिर उसने लोहे की प्लेट पर एक नालीदार ड्रिल से एक खांचा बनाया। यही वह जगह थी जहां वह रत्न रखने वाला था। सभी 20 लोहे की प्लेटों पर खांचे बनाने के बाद उसने उन्हें ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया। ठंडा होने के बाद उसने उन्हें कपड़े से पोंछकर सुखाया। अगला कदम रूह बनाना था। हाबिल बर्फ जादू का रूह बनाने वाला था। वह इस रूह से पहले से ही अच्छी तरह परिचित था, लेकिन इस बार वह मध्यवर्ती बर्फ जादू रून स्याही का इस्तेमाल करने वाला था। चन की प्राथमिक रून स्याही से बना ऊर्जा चैनल बहुत नाजुक था, इसलिए वह सुरक्षा के लिए मध्यवर्ती रून स्याही का इस्तेमाल करने वाला था। इसे गाड़ी में रखना था। सुरक्षा सबसे जरूरी थी। आखिरकार यह उसकी अपनी गाड़ी थी। बीच की रून स्याही उसने खुद ही संश्लेषित की, इसलिए ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। एवल की इच्छाशक्ति में सुधार होने के बाद रूस निकालना बहुत आसान हो गया। अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके लगातार 5 रूस निकालने के बाद उसे लगा कि उसकी इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं है। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने 5 और रूस निकाले और सभी 10 बफीले जादुई रूस निकल आए। इसके बाद एबेल ने इंटरमीडिएट फायर मैजिक रूट निकाली और अंतिम 10 लोहे की शीटों को फायर मैजिक आयरन शीटों में बदल दिया। लोहे की प्लेट के खांचे में 10 नीलम और 10 मानिक जड़े गए। ये रत्न हाबिल ने स्वयं संश्लेषित किए थे और इनकी कीमत बहुत कम थी। इसके बाद एबेल ने साधारण लोहे से 2 अलमारियां बनाई और उन्हें गाड़ी के दोनों ओर लगा दिया। अलमारियों के दरवाजों में ड्रिल से छोटे छोटे छेद करके उन्हें बनाया गया था। एबेल ने पंखे के फ्लैप की नकल की और उन्हें बीच में एक बेरिंग लगाकर कैबिनेट के अंदर लगा दिया। फ्लैप को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से धुरी से जोड़ा गया था। इसके बाद उसने पंखे के सामने आइस मैजिक आयरन प्लेट्स के 10 टुकड़ों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया और उन्हें ठीक से लगाया। फिर उसने कैबिनेट के बाहर एक हैंडल लगाया। जब वह हैंडल खींचता तो हैंडल में चुनने के लिए 10 दया होते। जब वह हैंडल खींचता तो हैंडल से जुड़ी लोहे की लकड़ी आइस मैजिक आयरन प्लेट के संपर्क में आती, जिससे जमने का प्रभाव शुरू हो जाता। फिर उसने गियर को समायोजित किया। जैसे जैसे गियर बढ़ते आइस मैजिक आयरन प्लेट के संपर्क में आने वाली लोहे की लकड़ी की संख्या बढ़ती, जिससे जमने का प्रभाव शुरू हो जाता। जब गाड़ी चलती तो धुरा घूमता और पंखे के फ्लैप कन्वेयर बेल्ट से संचालित होते। पंखे के फ्लैप बर्फ की जादुई लोहे की चादरों के जमने के प्रभाव से उत्पन्न ठंडी हवा को दरवाजों पर लगे छोटे छोटे छेदों से अलमारियों से बाहर उड़ाते। यह आइस मैजिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर था जिसे एविल ने डिज़ाइन किया था। 10 आइस मैजिक लोहे की चादरें आइस मैजिक तलवार जैसी ही तकनीक से बनाई गई थी।
नीलामी मूल्य के अनुसार एक आइस मैजिक तलवार की कीमत 20,000 स्वर्ण मुद्राएं थी, इसलिए उनमें से 10 की कीमत 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं होगी। बेशक अगर कीमत की सही गणना की जाए तो मध्यवर्ती रून स्याही का मूल्य भी शामिल था। इन जादुई लोहे की चादरों में मध्यवर्ती रूर स्याही का इस्तेमाल होता था, और क्योंकि मध्यवर्ती रूर स्याही बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल दुर्लभ था, इसलिए रूर स्याही का मूल्य अतः था। फिर उसने 10 अग्नि जादुई लोहे की चादरों को एक अन्य लोहे की कैबिनेट में रख दिया और उसी तरह से एक अग्नि जादुई एयर कंडीशनर बना दिया। पूरे एयर कंडीशनर सिस्टम की कीमत 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भी ज़्यादा थी। एवल पहले से ही सोच रहा था कि क्या उसे इस एयर कंडीशनर सिस्टम का प्रचार करना चाहिए। इतनी बड़ी गाड़ी का एयर कंडीशनर सिस्टम उसके अपने प्रशिक्षण के लिए काफ़ी होगा। गाड़ी के धुरा और पहियों को जोड़ने की मूल प्रक्रिया उन्हें बीच में कुछ चिकनाई लगाकर सीधे जोड़ने की थी। एल के अनुसार यह तरीका बहुत पिछड़ा हुआ था। उन्होंने चारों पहियों के बीच में बेरिंग लगाए और जब पहियों को हाथ से धीरे से घुमाया जाता तो पहिए आसानी से कई बार घूम सकते थे। उनका अनुमान था कि इस सुधार से घोड़ों और बैलों की ताकत बचेगी और गाड़ी की गति भी थोड़ी तेज हो जाएगी। पहियों के सुधार में बाहरी रिंग का सुधार भी शामिल था। एबेल ने पहियों को ढकने के लिए जानवरों की खाल की कई परतों का इस्तेमाल किया। ये साधारण बाहरी रिंग उच्चतम गुणवत्ता वाली जानवरों की खाल से बनी थी। ये जानवरों की खालें मार्शल के संग्रह में पाई गई। चून की जगह बहुत छोटी थी, इसलिए चमड़े का कवच बनाना संभव नहीं था, इसलिए इन्हें गोदाम में ही छोड़ दिया गया। इस बार उन्होंने पहियों की बाहरी रिंग बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया। पूरी गाड़ी के इकट्ठा होने के बाद इस अति सुखद गाड़ी को सफलतापूर्वक संशोधित किया गया। एवल ने महल के बढ़ायों को बुलाकर दोनों एयर कंडीशनरों के खोलों को लकड़ी की अलमारियों में लपेटकर 2 मेजें बना दी। इस समय गाड़ी में आगे और पीछे मुलायम सीटों की 2 पंक्तियां थीं और बीच में दोनों तरफ 2 लकड़ी की मेज थी। लकड़ी की मेजों के नीचे दोनों एयर कंडीशनर रखे थे। इस गाड़ी को बैलगाड़ी भी कहा जाता था क्योंकि इसे 2 उग्र बैल खींचते थे। इसे बनाने में एबेल को 3 दिन लगे थे और ये लॉर्ड मार्शल के जन्मदिन का तोहफा था। उनका मानना था कि ऐसी बैलगाड़ी लॉर्ड मार्शल को संतुष्ट कर देगी। इसके बाद एबेल ने वेवफ से मिले 2 रूल चिन्ह निकाले। उसने उन पर पहले कभी रूल नहीं देखे थे, लेकिन ओक को घेरे हुए सिलोयन शूरवीर के अनुसार जब वेव पर हमला हुआ तो उसने एक रू चिन्ह फेंका, जिससे 33 शूरवीरों की युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो गई। अपनी याददाश्त से एबेल को साफ पता था कि डायबो 2 में ऐसे ज़्यादा रू नहीं थे जो नुकसान कम कर सके। सेलोयन नाइट का विवरण सुनने के बाद एल ने अंदाजा लगाया कि ये दोनों रूम चिन्ह शायद इस्तेमाल किए गए रूम चिन्ह के समान ही है, इसलिए बहुत संभव था कि यह 12 रून ही हो। 12 जो 9 सबसे कम क्षतारक बल भौतिक क्षति की भरपाई। 7 हालांकि उसे नहीं पता था कि वास्तव में 7 की शारीरिक क्षति कितनी। शूरवीरों की युद्ध शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। हामिल को बायों के शरीर पर लगा घाव याद आ गया। ये बहुत लंबा लग रहा था लेकिन बहुत गहरा नहीं था। इस स्थिति के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि शुरुआती स्तर से नीचे के 30 शूरवीरों की आक्रमण शक्ति लगभग 7 की शारीरिक क्षति के बराबर होगी। वह नहीं जानता था कि ग्रैंड नाइट की लड़ाकू की हुई कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन ये रून उन्नत शूरवीरों और नीचे के हमलों के खिलाफ पूरी तरह से रक्षा कर सकता था। इस रून का उपयोग ढाल बनाने के लिए करना एल का विचार था। हालांकि रूल शब्द जितना शक्तिशाली उपकरण बनाना संभव नहीं था, फिर भी इस तरह का एक रूल जादुई हथियार संभव था। यद्यपि एवल ने शायद ही कभी ढले बनाए हो, लेकिन अपनी शक्तिशाली ताकत, नियंत्रण और इच्छा शक्ति के कारण ढाल बनाना कोई समस्या नहीं थी। हामिल ने नाइट शील्ड चुनी, जिसे काइट शील्ड भी कहा जाता है। इस तरह की मध्यम आकार की ढाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली नाइट शील्ड थी। ढाल की सतह पर नाइट्स परिवार के राज्य चिन्ह का चित्र बना हुआ था। ये व्यवहारिक और सुंदर थी। एबेल ने लोहा अयस्क में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क चुना। इस बार वह बिल्कुल नए सिरे से गढ़ाई शुरू करने वाला था। अपनी मजबूती बढ़ने के बाद ये पहली बार था जब वह एक कच्चा लोहा बनाने जा रहा था। इस बार एबेल ने खाली जगह बनाने के लिए 100 पाउंड का हथौड़ा इस्तेमाल किया। इसमें कोई दो राय नहीं थी। उसके हाथ में पहले वाला 30 पाउंड का हथौड़ा ऐसा लग रहा था जैसे उसने टूथपिक पकड़ रखी हो। हालांकि 100 पाउंड का हथौड़ा उसके लिए अभी भी हल्का था, लेकिन ये पहले से ही सबसे भारी और बड़ा हथौड़ा था। एवल ने एक कौशल से शुरुआत की और 80 कौशल तक पहुंच गया। 80 कौशल के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। वह अभी भी अपनी शक्तिशाली ताकत से उस खुरदुरे ब्लेड को बलपूर्वक दबा सकता था। इस नासमझ तरीके का इस्तेमाल करके एबेल उस खुरदुरे ब्लेड को 100 कौशल तक गढ़ने में कामयाब रहा। इस बिंदु पर वह 100 कौशल से संतुष्ट नहीं था। अगर वह अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किए बिना 100 कौशलों वाला एक खुरदुरा ब्लेड गढ़ सकता था, तो अगर वह अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करे तो वह कितने कौशल गढ़ पाएगा। बंद अध्याय जैसे ही उसने कहा कि वह ऐसा करने जा रहा है, उसने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके उस कच्चे खाली हिस्से को, जो पहले से ही 100 कौशलों पर था, घेर लिया।
क्योंकि उसने 100 कौशलों वाली सामान्य विधि का इस्तेमाल नहीं किया था, उसे लगा कि वह अपनी इच्छा शक्ति से अभी भी काम जारी रख सकता है। उसने 100 पाउंड के हथौड़े को ऊपर उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। उसने कच्चे खाली हिस्से को भट्टी में फेंका और फिर बाहर निकाल लिया। उसने ये प्रक्रिया बार बार दोहराई। 101 अभ्यास, 102 अभ्यास, 103 अभ्यास, 120 अभ्यास। जब यह 120 अभ्यास तक पहुंच गया तो एबेल ने पाया कि इस ब्लैंक को अब और परिष्कृत नहीं किया जा सकता। इसकी संरचना मूल 100 अभ्यास ब्लैंक की तुलना में अधिक सघन और कठोर थी। इसलिए उसने इसे सीधे 120 अभ्यास ब्लैंक नाम दिया। खाली जगह से ढाल तक एबेल को बस धीरे धीरे ढाल बनानी थी। एवल ने एक विशिष्ट शूरवीर की ढाल बनाई थी। उसने ढाल के अंदर मणि लगाने के लिए एक खांचा भी बनाया था। एबेल ने जो रू सही चुनी वह एक तटस्थ मध्यवर्ती रून स्याही थी। इससे रूल बनाना बहुत आसान था, क्योंकि उसे पहले से ही रूल में बदलाव करने का अनुभव था। इसलिए उसने इस बार रूल में कोई बदलाव नहीं किया। उसने बस ऊर्जा रूल परिपथ को खांचे से जोड़ने के लिए जोड़ा। क्योंकि उसके पास ऊर्जा रूल परिपथ के 4 तैयार नमूने थे, इसलिए वह एक ही बार में रूल सफलतापूर्वक बना पाया। उसने ऊर्जा स्रोत के रूप में खांचे में मणि डाली और अपनी इच्छा शक्ति से रू को सक्रिय किया। सफ़ेद रोशनी की एक चमक में रूल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। हालांकि उसने अभी तक इस ढाल के कार्य का परीक्षण नहीं किया था, फिर भी इस बार यह बहुत सफल रहा। हामिल ने ढाल को जमीन पर रखा और सीधे हथौड़े से उस पर वार किया। उसने पहले अपनी 10% ताकत यानी 200 पाउंड इस्तेमाल की। जब हथौड़ा ढाल पर लगा तो ढाल की सतह पर एक सफ़ेद रोशनी चमक उठी और प्रभाव सीधे तौर पर संतुलित हो गया। हामिल ने अपनी 60% शक्ति का इस्तेमाल किया, जो एक मध्यम दर्जे के शूरवीर के युद्ध की हुई विस्फोट के बराबर थी। इस बार ढाल की सतह पर चमकी सफ़ेद रोशनी ने भी प्रभाव को संतुलित कर दिया। इतनी शक्तिशाली ढाल देखकर हाबिल के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। वह अपने हाथ में हथौड़े की पूरी ताकत लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। 2000 पाउंड तक का बल सीधे ढाल पर लगा। धमाका, एक तेज आवाज़ सुनाई दी। ढाल पत्थरों से पटी जमीन पर धंस गई। इस बार हमला पूरी तरह से कम नहीं हुआ था। एबेल को नहीं पता था कि किस स्तर का शूरवीर 2000 पाउंड की ताकत पैदा कर सकता है, लेकिन ये ढाल युद्ध में शूरवीरों के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा एबेल ने यह भी पाया कि 120 अभ्यास वाली खाली ढाल की कठोरता भी उसकी कल्पना से परे थी। हालांकि इसने अधिकांश शारीरिक क्षति की भरपाई कर दी, लेकिन जहां हथौड़ा ढाल पर लगा था वहां एक निशान भी नहीं था। इससे पता चलता था कि यह ढाल कितनी कठोर थी। जादुई हथियार की ताकत उसके जादुई असर में होती है। इस बार जादुई असर ढाल के साथ बिल्कुल मेल खाता था। जब तक ढाल का ऊर्जा स्रोत समाप्त नहीं होता जादुई असर बना रहता। हालांकि ढाल जादुई हमलों का सामना नहीं कर सकती थी, फिर भी हाबिल ने बहुत समय से कोई जादुई हमला नहीं देखा था, सिवाय उन कुछ जादुई हथियारों के जो उसने खुद बनाए थे। शारीरिक क्षति की भरपाई करने वाली जादुई ढाल तो बन गई थी, लेकिन वह अभी भी बदसूरत लग रही थी। ढाल की सतह नंगी थी और अंदर की परत अभी तक नहीं बनी थी। हालांकि एबिल को कुछ संदेह था। आज फर्जन प्रक्रिया के दौरान उसने 120 प्रैक्टिस ब्लैंड बनाया, जो मास्टर बेंथम के बताए अनुसार थोड़ा अलग था। बेंथम के अनुसार सबसे अच्छी क्वालिटी का ब्लैंक 100 प्रैक्टिस ब्लैंक था। उसने ये ढल मास्टर बेंथम के पास लाने का फैसला किया। साथ ही वह मास्टर बेंथम से कमरे में रखे काले कवच की सामग्री की पहचान भी करवाना चाहता था। कमरे में वापस आकर एबेल ने काला कवच लिया और लोहार की दुकान पर चला गया। यह आपका नया काम है। मास्टर बेंथम ने एबेल के हाथ में ढाल को उत्सुकता से देखा। पदार्थ, मास्टर बेंथम ने तुरंत सामग्री में अंतर देखा। उन्होंने एबेल की ओर देखा और पूछा, क्या ये साधारण लोहायस्क से बना है? हाँ, मैंने खदान में सबसे अच्छा लोहायस्क इस्तेमाल किया। एबेल ने उत्तर दिया, यह असंभव है। हालांकि यह सामग्री लोहे के उल्कापिंड जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह सामान्य स्वर अभ्यास से निश्चित रूप से बेहतर है। आपने इसे कैसे गढ़ा, मास्टर बेंथ? हम जानते थे कि किसी से सीधे उसकी गढ़ाई की विधि पूछना ठीक नहीं है, भले ही वह नाम मात्र का उनका शिष्य ही क्यों ना हो। लेकिन लोहारी के प्रति उनकी गहरी जिज्ञासा और जुनून ने उन्हें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। ये वह सामग्री है जो मुझे 120 अभ्यास से मिली है, एल ने ईमानदारी से कहा। मास्टर बेंथम से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी जब तक कि वह खुद के बारे में कोई राज ना हो। 120 अभ्यास, यह 120 अभ्यास कैसे हो सकता है? इस क्षण मास्टर बेंथम को गहरा एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वह सब चकनाचूर हो गया। उन्हें हाबिल की बातों पर कोई संदेह नहीं था। पहली बात तो ये कि हाबिल के पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। दूसरी बात, उनके सामने रखी ढाल की सामग्री वाकई अलग थी। मुझे इसे आपके लिए बनाने दीजिए। एबेल ने मास्टर बेंथम के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा और सीधे कहा, आओ मेरे नियंत्रण कक्ष में आओ। मास्टर बेंथम ने एबेल को पकड़ लिया और उसे अपने नियंत्रण कक्ष में खींच लिया। मास्टर बेंथम ने कुछ देर लोहायस्क का ढेर उठाया और सबसे अच्छा अयस्क ढूंढ निकाला।
उन्होंने उसे कंट्रोल टेबल पर रखा और एबेल से कहा, यह मेरे पास सबसे अच्छा लौहयस्क है। क्या तुम देख सकते हो कि यह इस्तेमाल करने लायक है या नहीं? यदि नहीं तो मैं और अधिक खोजने के लिए खदान पर जाऊंगा। इससे चल जाएगा। ने हाथ बढ़ाकर लोहयस्क को भट्टी में डाला। जब एबेल ने बगल से 100 पाउंड का हथौड़ा उठाया तो मास्टर बेंथम की आंखें जम गई। उन्होंने पहले कभी किसी को 100 पाउंड के हथौड़े से लोहयस्क को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते नहीं सुना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि 100 पाउंड के हथौड़े का इस्तेमाल सिर्फ लोहार बड़े घुमावदार लोहे को चपटा करने के लिए करते थे। इसका इस्तेमाल शुद्धिकरण के लिए नहीं होता था। 100 पाउंड के हथौड़े को परिष्कृत करने के लिए उसे कुछ हजार बार नहीं बल्कि कई बार घुमाना पड़ता था। कितने लोहार इतने भारी हथौड़े को संभाल पाते? हालांकि जब मास्टर बेंथम ने एबेल को भट्टी से लोहस निकालते और उसे गिरते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि एबेल ने 100 पाउंड के हथौड़े का इस्तेमाल अपने 30 पाउंड के हथौड़े की तुलना में कहीं अधिक आसानी से किया। हथौड़े के खाली स्थान पर लगने की आवाज़ से वह समझ गया कि हाबिल ने बहुत ताकत लगाई है। बेंथम हाबिल की ताकत जानता था, हालांकि यह बहुत ज़्यादा थी लेकिन इस स्तर की नहीं थी। दूसरे शब्दों में हाबिल की ताकत बहुत बढ़ गई थी। मास्टर बेंथम ने एबेल को पहली से 80वीं सीढ़ी तक गिरते हुए देखा। वह सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। उन्होंने एबेल को ये सब सिखाया था, लेकिन अब एल का कौशल उनसे कम नहीं था। हालांकि जब उन्होंने 81वीं सीढ़ी देखी तो उन्हें एहसास हुआ कि एल ने अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने अनुभव के आधार पर रेखाओं का पालन भी नहीं किया जैसा कि वह पहले करता था। इसके बजाय उसने गढ़ने के लिए और ज़्यादा ताकत लगाई। इस समय मास्टर बेंथम को ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी आदमी को कच्चा मकान गढ़ते हुए देख रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पत्थर के राक्षस को जमीन पर हथौड़े मारते हुए देख रहे हो। हर बार जब वह जमीन पर हथौड़े मारता तो मास्टर को जमीन कांपती हुई महसूस होती। जिस रिक्त स्थान को बलपूर्वक परिष्कृत नहीं किया जाना था उसे बलपूर्वक बार बार परिष्कृत किया जा रहा था। जब 100वां कदम आया तो हामिल ने अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। अगर उसके पास पर्याप्त अनुभव होता तो वह अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किए बिना भी आगे बढ़ सकता था। जब एविल ने अपना आखिरी बार पूरा किया तो वर्कबेंच पर रखा खाली कागज़ 120 बार रिफाइन हो चुका था। मास्टर बेंथम खाली कागज़ को देखते रहे और काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोले। तुम्हारे पास कितनी ताकत है? मास्टर बेंथम को आखिरकार एक जरूरी सवाल सूझा। अगर कोई और इस तरह की तकनीक इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे पहले पर्याप्त ताकत की ज़रूरत होगी। इस तरह 120 बार खाली कागज़ बनाने के लिए कितनी ताकत की ज़रूरत होगी? उन्होंने एबेल से पूछा। लगभग 2000 पाउंड। एबेल ने धीरे से कहा, मानो उसे डर था कि मास्टर बेंथम डर जाएंगे। 2000 पाउंड, मास्टर बेंथम ने मन ही मन सोचा। राक्षस मास्टर बेंथम को अचानक याद आया कि एबेल एक शूरवीर था। उसकी ताकत उसकी लड़ाकू क्यूई से बड़ी हुई थी। अगर तुम अपनी लड़ाकू कई का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारे पास कितनी ताकत है? यदि मैं अपनी लड़ाकू कई का उपयोग नहीं करता तो मुझे 2000 पाउंड का जुर्माना देना पड़ता। एबेल ने समझाया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह नंबर बता दे। वह मास्टर बेंथम को डराना नहीं चाहता था। मास्टर बेंथम ने आह भरी और बेबसी से सिर हिलाया। ऐसी ताकत किसी शूरवीर के पास भी नहीं थी, लोहार के पास तो बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा था कि एबेल ही अकेला ऐसा था जो इस तरह 120 बार खाली कारतूस बना सकता था। बंद अध्याय। तभी मास्टर बेंथम ने ढाल को पलटा और उसके पीछे एक हीरा जड़ा हुआ देखा। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोले, क्या ये कोई जादुई ढल है? हाँ, यह एक नया कवच है जिसका मैंने आविष्कार किया है। ये कुछ शारीरिक क्षति को कम कर सकता है। एबेल ने समझाया, अब तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। मास्टर बेंथम ने आश्चर्य से कहा, उन्हें नहीं पता था कि शारीरिक क्षति को कम करने में ये कितना शक्तिशाली है। अगर उन्हें पता होता तो वे इतने निश्चिंत नहीं होते। मेरे पास कवच का एक सेट है। क्या आप मुझे ये देखने में मदद कर सकते हैं कि यह किस चीज़ से बना है? एबेल ने काला कवच निकाला और मास्टर बेंथम को दे दिया। इस समय मास्टर बेंथम को एहसास हुआ कि एबेल के पास एक और हथियार है। जब उन्होंने एबेल से कवच लिया तो उसके रूप और वजन में अंतर के कारण उन्होंने लगभग गलत शक्ति का इस्तेमाल किया। पवित्र भेड़िया का पक्ष, ये कवच तुम्हारे हाथों में कैसे आया? मास्टर बेंथम ने भयभीत होकर पूछा। यह मेरी ट्रॉफी है। कुछ दिन पहले मैं एक वेवफ को मारने गया था और मुझे ये कवच मिला। इस कवच को पवित्र भेड़िए का वरदान कहते हैं। एबेल थोड़ा उलझन में था कि मास्टर बेंथम इतना डरा हुआ क्यों था, इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ये वग्स का पवित्र अवशेष है। अगर वॉस को पता चल गया कि आपके पास ये कवच है तो वे इसे वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर बेंथम ने आगे कहा, मैंने कुछ दिन पहले आपको पौराणिक उपकरणों के बारे में बताया था। ये कवच पौराणिक है। मास्टर बेंथम ने याद करते हुए कहा, कहावत है कि वाजन के कुल देवता पवित्र भेड़िए ने एक काले अजगर के बच्चे को मार डाला था और काले अजगरों ने उसका पीछा किया था। अंत में पवित्र भेड़िया गंभीर रूप से घायल होकर बच निकला।
जब पवित्र भेड़िया वजन के पास लौटा तो वह काले अजगर के बच्चे का शव वापस ले आया, और कारीगरों ने इस कवच को बनाने के लिए काले अजगर के बच्चे की खाल और शलकों का इस्तेमाल किया। इस बार तुमने जिस वजन को मारा है वह वाजन के शाही परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य होगा। एमिल को वजन का शाही कौशल व फ्राइड स्पीयर तकनीक याद आ गया और वह मास्टर बेंथम के शब्दों से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। अब सबसे अच्छा यही होगा कि इस पवित्र भेड़िए के आशीर्वाद को सील कर दिया जाए। किसी को पता ना चले कि आपके पास ये कवच है, मास्टर बेंथम ने सुझाव दिया। एल जानता था कि कवच कितना खतरनाक था। बेशक उसे मास्टर बेंथम की सलाह माननी ही थी। वेव वुल्फो साम्राज्य की कुछ शीर्ष सुपर जनजातियों में से एक थे। उनके पास अनगिनत उच्च स्तरीय योद्धा थे। वेवल्फो द्वारा शिकार किए जाने के परिणामों के बारे में सोचकर वह से उठे। पता चला कि जब एबिल ने खुद को बचाने के लिए वेव का रूप धारण किया था तब वह इस कवच को पहनने के बारे में सोच रहा था। खुशकिस्मती से उसने पहले मास्टर बेंथम से सलाह ले ली थी। अगर उसने सचमुच ऑफ साम्राज्य में ये कवच पहना होता तो वह मौत को दावत दे रहा होता। हाबेल पवित्र भेड़िए का आशीर्वाद कवच महल में वापस ले आया। इस बार उसने उसे सीधे हाथ में लेने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने एक बक्सा ढूंढा और उसे उसके अंदर रख दिया। महल में लौटते ही उसने बक्सा अपने स्वतंत्र संचालन कक्ष में रख दिया। इस कमरे की चाबी सिर्फ उसी के पास थी, इसलिए इसे बेहद सुरक्षित जगह माना जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया महल का माहौल और भी ज़्यादा जीवंत होता गया। लॉर्ड मार्शल के जन्मदिन और इस बात के कारण कि उन्हें और उनके दत्तक पुत्र को नाइट की उपाधि मिली थी, ये तीनों खुशियां एक साथ जुड़ गई। लॉर्ड मार्शल अपने जन्मदिन पर महल में एक भव्य भोज का आयोजन करने वाले थे। उन्होंने हास सिटी के सभी कुलीनों और आसपास के लॉर्ड्स को आमंत्रित किया। बेशक नाइट ऑफ बेनेट के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। पिछले कुछ दिनों से अकेले बायू को सांत्वना देने के लिए जंगल में जाने के अलावा हाबिल अपना बाकी समय महल के ऑपरेशन रूम में हथियार बनाने में बिता रहा था। वह उन्हें एडमम की बुटीक की दुकान पर सोने के सिक्कों के बदले बेचने वाला था। बेशक उसने अपना सारा समय जादुई हथियार बनाने में नहीं बिताया। अगर बाजार में बड़ी संख्या में जादुई हथियार दिखाई देते तो जादुई हथियारों की कीमत पर जरूर असर पड़ता। एडमम की बुटीक शॉप डची ऑफ कामेल की नीलामी दुकानों में से एक थी। डची ऑफ कामेल की खर्च करने की क्षमता सीमित थी। एवल हर बार 10-120 कौशल वाली बड़ी तलवारें और 2 जादुई हथियार उपलब्ध कराने वाला था। उसका मानना था कि यह हथियार सामान्य हथियारों से कहीं बेहतर है, इसलिए बाजार में इनकी लोकप्रियता जरूर बढ़ेगी। 10 जून को पूरा हैरी कैसल बिल्कुल नया सा लग रहा था। महल की दीवार पर एक विशाल लाल रंग का राज चिन्ह लटका हुआ था, जिसका इस्तेमाल केवल महत्वपूर्ण समारोह के लिए ही किया जाता था। इससे दूर से ही महल आग जैसा लाल दिखाई दे रहा था। महल की सड़कें पानी से धुल चुकी थी और नौकरों ने नए कपड़े पहन लिए थे। सेवक और पहरेदार भी अपने बेहतरीन परिधान पहने हुए थे। हैरी कैसल महत्वपूर्ण मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार था। हालांकि यह एक बोझ था, फिर भी दोपहर से ही मेहमानों का आना जारी था। बीच बीच में महल में नौकरों की व्यस्तता देखी जा सकती थी। आज हर मेहमान बहुत महत्वपूर्ण था। लॉर्ड मार्शल के पद के बढ़ने के साथ साथ संवाद का स्तर भी ऊंचा होने लगा था। हालांकि यह सिर्फ लॉर्ड की उपाधि थी, लेकिन काम की डची में उपाधि पाना बहुत मुश्किल था और उसे बढ़ाना और भी मुश्किल। साथ ही लॉर्ड मार्शल एक ऐसे लॉर्ड थे जिनके पास एक क्षेत्र था जिसने उन्हें हामिस्ट सिटी के शीर्ष रहस्यों में से एक बना दिया था। एवल ने पहले ही एक भव्य कुलीन पोशाक पहन ली थी। क्योंकि वह राजा के पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपनी छाती पर कोई राजन नहीं पहना था। हालांकि राजन के अलावा उसका सूट पूरी तरह से एक लॉर्ड के रूप में उसकी पहचान के अनुसार सिला गया था। इस भोज के लिए लॉर्ड मार्शल ने हावस सिटी की सबसे अच्छी दर्जी सुश्री कैंडी को एबेल का सूट सिलने के लिए विशेष रूप से महल में आमंत्रित किया था। हालांकि एबेल इस तरह के सूट पहनने की बोझिल प्रक्रिया से बहुत परेशान था। इस गर्मी में इस तरह के बहुपरत वाले सूट से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी सीलबंद बैग में ठूस दिया गया हो। लॉर्ड मार्शल के अनुसार रईसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि उनके पास कितने सोने के सिक्के हैं, बल्कि यह थी कि वे कितने कुलीन हो सकते हैं। हामिल के इस वाक्य के बारे में समझ ये थी, इज्जत बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। बेशक वही यह बात सिर्फ अपने दिल में ही कह सकता था। लॉर्ड मार्शल के इस जन्मदिन का महत्व कई मायनों में देखा जा सकता था। रेड वाइन हार्वेस्ट सिटी की मच कंपनी के जरिए कई दिन पहले ही मंगवाई गई थी। ये डची ऑफ थंडर की 10 साल पुरानी रेड वाइन थी। यहाँ तक कि खाने के बर्तन भी नए खरीदे गए चांदी के थे और खाना हावस सिटी में विशेष रूप से आमंत्रित एक शेफ ने तैयार किया था। कुल मिलाकर सैकड़ों या हजारों साल पुराने दूसरे किलों की तुलना में हैरी किला अभी भी बहुत छोटा था। हालांकि लॉर्ड मार्शल का जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था, लेकिन जब से उन्होंने अपना किला बसाया लॉर्ड मार्शल का हैरी परिवार बाकौन शहर के हैरी परिवार से कानूनी तौर पर जुड़ा नहीं रहा। दोनों परिवारों के बीच की दूरी ने भी दोनों परिवारों को ज्यादा करीब नहीं रहने दिया।
यही वजह थी कि लॉर्ड मार्शल इस बोझ को लेकर बहुत सख्त थे। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरिमा का बहुत ध्यान रखते थे और हर काम अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहते थे। मामाचल अंकल, क्या आप चाहते हैं कि मैं एबेल के महल से कुछ नौकर लाऊं? एबेल ने जल्दी से मार्शल के लॉर्ड से पूछा। आज के मेहमानों की विशिष्ट स्थिति के कारण हर एक के साथ एक विशेष सेवक होना जरूरी था। इससे कर्मचारियों की कमी हो गई थी। इसलिए उसने जल्दी से मार्शल के लॉर्ड से पूछा। ठीक है एबेल। लॉर्ड मार्शल भी स्थिति को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। ये जानना जरूरी है कि महल के नौकर कोई साधारण लोग नहीं थे जिन्हें सीधे काम पर लगाया जा सके। हर नौकर को विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। नौकर मालिक की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता था। हर रईस अपने नौकरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण पद्धति रखता था। महल में मौजूद 2 गाड़ियां हाबिल के महल की ओर चल पड़ी। उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि रात होने से पहले महल में पर्याप्त नौकर मौजूद हो। रात होते ही हैरी का किला जगमगा उठा। मार्शल के लॉर्ड महल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। एवल उनके बगल में मुस्कुराते हुए खड़ा था और धीमी आवाज में मार्शल के लॉर्ड को अतिथियों का परिचय देते हुए सुन रहा था। आदरणीय मास्टर बेंथम आ गए हैं। बेनेट के आदरणीय नाइट आ गए हैं। स्टलिनसे की आवाज महल के गेट के बाहर से आई। ये सुनते ही हाबिल अपने पिता बेनेट के शूरवीर का अभिवादन करने के लिए तुरंत महल के द्वार पर गया। हालांकि मास्टर बेंथम लॉर्ड मार्शल की लोहार की दुकान में काम करते थे, लेकिन हार्वेस्ट सिटी में उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। इसके अलावा वे हाबिल के लोहार शिक्षक भी थे, इसलिए हाबिल उनका बहुत सम्मान करता था। पिताजी, गुरुजी, आज रात के भोज में आपका स्वागत है। एवल ने लॉर्ड मार्शल के जन्मदिन के तोहफे के रूप में दी गई सुपर बैलगाड़ी को चलाने के लिए लोगों का इंतजाम पहले ही कर लिया था। नाइट ऑफ बेनेट और मास्टर बेंथम को लाने के लिए इसे 2 उग्र बैलों द्वारा खींचा जा रहा था। बेनेट का शूरवीर सबसे पहले गाड़ी से उतरा। जब उसने एबेल को देखा तो उसके गंभीर चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसने एबेल को सिर हिलाया। एबेल की मां नाला उसके पीछे पीछे आए। नाला ने काफी समय से अपने बेटे को नहीं देखा था, इसलिए उसकी आंखें भर आई थी। सिर्फ इसी मौके की वजह से वह अपनी भावनाओं को रोक पाए। एबेल का भाई जैक अगले ही पल गाड़ी से उतरा। जैक तुरंत एबेल के सामने कूद गया और उसे गले लगा लिया। हालांकि बेनेट के शूरवीर के हल्के से खांसने पर उसने आज्ञाकारी ढंग से उसे छोड़ दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। एबेल अपनी हंसी रोक नहीं पाया। जैक अब भी अपने पिता से बहुत डरता था। उसने हंसते हुए जैक से कहा, प्यारे भाई, अगर तुम आधिकारिक नाइट बन गए तो मैं तुम्हें जश्न मनाने के लिए नाइट के पूरे उपकरण दूंगा। जैक की आंखें चमकने लगी। वह हंसा और बोला, एबेल, वह डन ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाना होगा। मास्टर बेंथम सबसे आखिर में गाड़ी से उतरे और मुस्कुराते हुए एवल से बोले, ये गाड़ी बुरी नहीं है। मैं इस बूढ़े शरीर में धक्कों को भी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन क्या लॉर्ड मार्शल इस बात से नाख होंगे कि तुम मुझे उनके जन्मदिन के उपहार के साथ लेने आ रहे हो? बंद अध्याय। एवल ने मास्टर बेंथम को सुपर बैलगाड़ी के कामों के बारे में नहीं बताया। वह लॉर्ड मार्शल को उपहार पाने की खुशी से वंचित नहीं करना चाहता था, इसलिए मास्टर बेंथम को बैलगाड़ी का मूल्य नहीं पता था। उसने बस यही सोचा था कि एविल ने शॉक के अब्जॉर्बर में कुछ बदलाव किए हैं और उसे विश्वास था कि एविल में ऐसा करने की क्षमता है। जब एविल ने अपने पिता के परिवार और मास्टर बेंथम को हॉल में भेजा और लॉर्ड मार्शल के पास वापस आया तो उसने महल के बाहर से लिंसे की आवाज़ सुनी। माननीय मास्टर थोरेन ओकनशील्ड आ गए हैं। ये गुरु लॉर्ड मार्शल को नहीं जानता था, लेकिन लॉर्ड मार्शल को पता था कि मास्टर थोरेन हाबिल के लोहार गुरु है, इसलिए उन्होंने इस लोहार गुरु को भी निमंत्रण भेजा। हाबिल को लगा कि मास्टर थोरेन भोज में शामिल नहीं होंगे और यह निमंत्रण सिर्फ शिष्टाचार के नाते था। आखिरकार बोने इंसानी भोज में कम ही शामिल होते, लेकिन मास्टर थोरेन फिर भी आए। हो सकता है कि यह सिर्फ इसलिए हो क्योंकि उन्हें हाबिल की कद थी। आपका स्वागत है मास्टर थोरेन, एबेल ने झुककर गंभीर स्वर में कहा। नमस्ते मास्टर एबेल। हालांकि एक मानव स्वामी और एक जागीर आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, फिर भी मैं लोहार संघ का आशीर्वाद लेकर आया हूँ। मास्टर थोरेन का रवैया बिल्कुल साफ था। उनके आगमन से साफ जाहिर था कि लोहारों का संघ हाबिल के पक्ष में था। मास्टर थोरेन, भोज के बाद कृपया महल में ही रुके, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हालांकि मास्टर बेंथम ने कुछ समय तक बनों के साथ अध्ययन किया था, लेकिन वह लोहार गुरु नहीं थे। हाबिल के मन में अभी भी कुछ सवाल थे, इसलिए उसे मास्टर थोरेन से पूछना ही था। वह पहले सब कुछ तय हो जाने के बाद मास्टर थोरेन से मिलना चाहता था, लेकिन इस बार मास्टर थोरेन स्वयं आए थे, इसलिए हाबिल को मास्टर थोरेन से अपने अनुरोध के बारे में पहले ही पूछने का मौका मिल गया। जरूर मास्टर एबेल ने जरूर कोई बढ़िया आइडिया सोचा होगा, मैं जरूर रुकूंगा। मास्टर थोरेन जानते थे कि एबेल ने जरूर कुछ नहीं खोजे की होंगी, इसलिए उन्होंने उससे सलाह मांगी। मास्टर थोरेन बहुत खुश थे कि एबेल अपने फौजन अनुभव उनके साथ साझा कर सके। हार्वेस्ट सिटी के मेयर माननीय विस्काउंट डिकेंस आ गए हैं।
कामल के डची के चौथे राजकुमार माननीय राजकुमार व्या जॉर्ज आ गए हैं। दरवाजे पर शोर सुनकर सभी मेहमान चौंक गए। शहर के मेयर और डची के चौथे राजकुमार के एक साथ भोज में शामिल होने की खबर सुनकर सभी हैरान रह गए। नगर के स्वामी अन्य लोगों के भोज में शायद ही कभी शामिल होते थे। हाथ सिटी छोड़कर अन्य लोगों के भोज में शामिल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा कामल के रची के चौथे राजकुमार अपने जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ एक लॉर्ड के जन्मदिन के भोज में क्यों आएंगे। मेजबान के रूप में लॉर्ड मार्शल और एबेल तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े। उस समय दरवाजे के सामने 2 गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ियों के पीछे 8 शूरवीर चल रहे थे। गाड़ी का मालिक पहले ही गाड़ी से उतरकर महल को देख रहा था। माननीय महापौर, माननीय राजकुमार व्याट, माननीय हैरी कैसल, आपका स्वागत करते हैं। लॉर्ड मार्शल ने दोनों को प्रणाम करते हुए कहा, मैंने सुना है कि आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको बधाई देने के लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। व्याउन डिकिंस ने गर्मजोशी से कहा और एक छोटा सा डिब्बा मुझे सौंप दिया। लॉर्ड मार्शल ने बक्सा लिया और उसे खोलते हुए कहा, मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया। यह मेरी गलती है। बक्से के अंदर एक पदक था जिस पर फसल की देवी की तस्वीर थी। ये पदक फसल की देवी मंदिर के एक वरिष्ठ पुजारी ने स्वयं बनाया था और देवी ने एक समारोह के माध्यम से इसे आशीर्वाद दिया था। पदक। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक सफ़र में बस इतना ही। अगर आपको फैंटेसी नाइट का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने साथी शूरवीरों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।